हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपका रिवीजन है वो सुपर से ऊपर लेवल का चल रहा होगा। तो एक और बॉम्ब शॉट में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का बॉम्ब शॉट 2। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का बॉम्ब शॉट 1 देख लिया होगा। अब जो बचे कुछ टॉपिक हैं जैसे कि ह्यूमन हार्ट हो गया, सर्कुलेशन के बारे में जो बात होंगी वो सारी की सारी आज हम कर रहे होंगे। डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, आपके रेगुलेशन की बात करेंगे। ठीक, तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, अब जरा देखिए, जब मैं बात करता हूं बच्चा तेरे ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजन की। भैया कौन सी जर्म लेयर से जो है हार्ट का ओरिजन हुआ है। तो आपको पता लग रहा है ये ओरिजन में कैसा है, मीजोडर्मल, यानी कि जो मीजोडर्म आपकी जर्म लेयर है उससे आपका हार्ट बना हुआ है, इसलिए हम कहते हैं जो ओरिजिन ऑफ हार्ट है वो है आपका मीजोडर्मल। अब जानते हैं भैया इसकी जो है पोजीशन कहाँ है। तो आपको पता है जो आपका हार्ट है बच्चा वो आपको किसमें मिलता है, आपको देखने को मिलता है थोरेसिक कैविटी में। अब आपकी थोरेसिक कैविटी में लंग्स भी प्रेजेंट है और आपको अच्छे से याद होगा लेफ्ट लंग में एक जो है क्या मिलता है, एक डिप्रेशन मिलता है जिसको आप कहते हो कार्डियक नॉच। क्यों? क्योंकि आपका जो है आपका जो हार्ट है बच्चा, आप देखते हो एक बंद मुट्ठी की तरह, इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से होती है वो बंद मुट्ठी, और वो इस तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है, टिल्टेड होता है। इस तरीके से लेफ्ट लंग में थोड़ा सा घुसा हुआ होता है, और जिस पोर्शन में वो घुसता है हम उसको क्या कह देते हैं, उस डिप्रेशन को, उसको हम कह देते हैं बच्चा आपका कार्डियक नॉच, जो कि लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होती है। तो आपको पोजीशन पता लग गई। तो आपका जो हार्ट है बच्चा वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, किसके बीच में, दो लंग्स के बीच में, और स्लाइटली टिल्टेड होता है कहां की तरफ, आपके लेफ्ट की तरफ, राइट। साइज कैसा है भैया, बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह है, क्लेंच्ड फिस्ट, यानी कि बच्चा क्लोज्ड फिस्ट। वो क्लोज्ड फिस्ट यो नहीं है, बंद मुट्ठी ये वाली नहीं, ये वाली बंद मुट्ठी कुछ इस तरीके से होता है, लेफ्ट साइड की तरफ इस तरीके से आपका वो टिल्टेड होता है। ठीक, आपको पोजीशन समझ में आ गई, आपको साइज समझ में आ गया, आपको ओरिजिन आ गया। अब हम जो है आओ देखो जरा, जब आप बच्चा हर्ट को देखते हो तो कुछ इस तरीके से आपको हर्ट देखने को मिलता है। अब हमने ये पढ़ लिया था कि भैया जो ह्यूमन का हार्ट है वो कैसा है, 4 चैम्बर वाला होता है। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं बच्चा उनको हम कहते हैं एट्रियम, उनको हम कहते हैं एट्रियम, और जो लोअर 2 आपके चैम्बर्स होते हैं उनको हम कहते हैं बच्चा आपके वेंट्रिकल, उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। और हार्ट की ये वाली जो पोजीशन होती है एट्रियम वाली साइड, इसको आप कहते हो हार्ट का बेस, और वेंट्रिकल वाली साइड को आप कहते हो बच्चा एपेक्स। क्या कहते हो, एपेक्स। ठीक, तो एट्रियम क्या है भैया, एट्रियम जो है आपके अपर चैम्बर है, और जो है वेंट्रिकल्स क्या है आपके लोअर चैम्बर हैं। अब जरा ध्यान से आप इस इमेज में देखें, मैंने इसमें कमाल की चीज पता है क्या, इस इमेज से आपको पता लग रहा है। एक बात बताओ, अपर चैम्बर्स बड़े हैं या फिर जो है लोअर चैम्बर्स बड़े हैं। तो आप कहोगे सर हमें क्लियरली दिख रहा है कि लोअर चैम्बर्स जो हैं आपके थोड़े से साइज में क्या है, बड़े हैं, किसके कंपैरिजन में, अपर चैम्बर्स के। ठीक, यही बात मैंने यहाँ पर आपके लिख दी है कि जो एट्रियम होते हैं बच्चा वो कैसे हैं आपके, रिलेटिवली स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, आपके लोअर चैम्बर यानी कि वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। और वेंट्रिकल जो है कैसे हैं बच्चा, वो आपके लार्जर हैं। अब भैया जो है आपको पता है एट्रियम में जो है 2 चैम्बर है, एक होता है बच्चा आर ए यानी कि राइट एट्रियम, दूसरा है आपका लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से आपके जो है 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं आपको ह्यूमन के हार्ट में। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या, डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा है भैया जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एट्रियम, एट्रियम्स रिलेटिवली आपके बच्चा स्मॉल होते हैं। अब जरा आप आगे देखिए, अब देखो थोड़ी कवरिंग ऑफ हार्ट की बात करते हैं। ठीक, कवरिंग ऑफ हार्ट की हम बात करते हैं। तो भैया जो हार्ट की कवरिंग होती है हम उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, और जो पेरिकार्डियम है ना बच्चा वो एक्चुअली में डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है। क्या है वो, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, यानी कि पेरिकार्डियम की 2 लेयर है। ठीक है, यानी कि उन दोनों लेयर्स को मिला के हम क्या कर रहे हैं बच्चा, उसकी पूरी जो कवरिंग बना रहे हैं उसको हम कह रहे हैं पेरिकार्डियम। अब देखो वो 2 मेन लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो जो बच्चा आपकी बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो दूसरी लेयर है बच्चा वो है आपकी सेरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम दोनों मिलकर बनाती हैं क्या बच्चा, आपकी पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम क्या है, आपकी कवरिंग ऑफ हार्ट। जो आपकी बच्चा सेरस पेरिकार्डियम होती है फर्दर 2 लेयर्स में आपकी क्या होती है, डिवाइडेड होती है। फर्दर 2 लेयर्स में आपकी डिवाइडेड होती है, कौन कौन सी, पैराइटल सेरा, पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, और आपकी बच्चा विसरल सेरस पेरिकार्डियम। और ये जो विसरल सेरस पेरिकार्डियम है ना बच्चा, इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है एपिकार्डियम।
जो कि होता है बच्चा क्या आपका एपिकार्डियम। बताओ, अभी आपको पता लगेगा कि ये जो आपकी विसरल सेरस पेरिकार्डियम या जिसको हम एपिकार्डियम कह रहे हैं ना, ये सेम लेयर है, यानी कि जो आप वॉल्स पढ़ते हो ना हार्ट की और एक कवरिंग है, ये दोनों सेम है, एक ही है ये, ठीक। और आपको बाकी अच्छे से डायग्राम से समझ में आएगा। आपको समझ में आ गया, हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है ये, यानी कि दो लेयर्स प्रेजेंट है, आउटर वाली फाइब्रस पेरिकार्डियम, अंदर वाली सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम में फर्दर आपकी जो है दो लेयर्स में डिवाइडेड है, पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम और विसरल सेरस पेरिकार्डियम। और विसरल सेरस पेरिकार्डियम को ही एपिकार्डियम कहते हैं। यानी कि जो आपकी विसरल सेरस पेरिकार्डियम है, जिसको हम एपिकार्डियम कह रहे हैं, ये कवरिंग भी है और आपकी हार्ट की वॉल भी है, ठीक। बाकी आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, मैंने बिल्कुल आउट से लेके इनर तक का डायग्राम आपका बना दिया है हार्ट की, आपकी कवरिंग और वॉल्स को दोनों को मिला के। तो देखो, जो सबसे आउटर आपको दिख रहा है बच्चा, ये क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। अगली लेयर कौन सी होती है, अगली लेयर होती है सर सेरस पेरिकार्डियम, बट वो फर्दर टू लेयर्स में डिवाइडेड है। देखो, पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम आती है, उसके बाद आता है बच्चा क्या, आपको देखने को मिलता है गैप, और इस गैप में भरा हुआ होता है एक फ्लूइड जिसको आप कहते हो पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसके बाद आती है कौन सी लेयर बच्चा, विसरल सेरस पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम। तो क्या आपको जो है कवरिंग समझ में आई हट की, आपको देखने को मिला, आपको समझ में आया बाहर वाली फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद जो अगली लेयर आती है वो सेरस पेरिकार्डियम, बट वो फर्दर टू लेयर्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, दूसरी होती है विसरल सेरस पेरिकार्डियम, जिसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। बट इन दोनों लेयर्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, उस गैप के अंदर भरा हुआ होता है एक फ्लूइड जिसको आप कहते हो पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है बच्चा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है, जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। और एक किसके बीच में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है बच्चा पीएसपी एंड वीएसपी, यानी कि पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम और विसरल सेरस पेरिकार्डियम के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट है। ऐसा ही कुछ याद करो, जो हमने कवरिंग पढ़ी थी किसकी, आपके लंग्स की, वहां पर भी बच्चा फ्लूइड आपको देखने को मिला था। कुछ याद आ रहा है आपको, पेरी विसरल फ्लूइड। आगे देखो, चलो अब आप जरा ध्यान से देखो, अब थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो है मैंने कहा ना, जो विसरल सेरस पेरिकार्डियम है बच्चा, वही आपकी एपिकार्डियम है, यानी कि वो कवरिंग भी है और आपकी क्या है, वॉल भी है हार्ट की, ठीक। इसके बाद जो अगली लेयर आती है वो आती है मायोकार्डियम। दिख रहा है कितनी ही ज्यादा एक मस्क्यूलर लेयर होती है बच्चा ये, और बहुत ही ज्यादा थिक आपको देखने को ही मिलती है। उसके बाद जो इनर मोस्ट आपकी वॉल होती है हार्ट की, वो आपको देखने को मिलती है बच्चा एंडोकार्डियम, वो आपको देखने को मिलती है एंडोकार्डियम। तो आपको आउटर से लेके, यानी कि जो हार्ट है बच्चा, उसकी कवरिंग और वॉल्स दोनों को मिला के जो आपको देखने को मिलता है, वो ये आपको इस तरीके से क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है। सबसे बार फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, फिर विसरल सेरस पेरिकार्डियम। और पैराइटल और विसरल के बीच में आपका एक गैप प्रेजेंट होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, और बच्चा शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी मतलब काम करता है। यानी कभी कोई शॉक लगता है, झटका लगता है, तो जो जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए हट पे, उतना इम्पैक्ट ना पहुंच पाए, उस इम्पैक्ट से उसको बचा ले, ये काम इसका होता है, ठीक। तो जो आपको विसरल सेरस पेरिकार्डियम दिख रही है, जो कवरिंग होती है, वही एक्चुअल में आपकी क्या है बच्चा, आउटर मोस्ट वॉल है हार्ट की, ठीक है, जिसको आप कहते हो एपिकार्डियम। उसके बाद बीच वाली वॉल आ गई जिसको आप कहते हो मायोकार्डियम, जो कि मस्क्यूलर लेयर है, मसल से बनी हुई लेयर है और बहुत ही ज्यादा थिक होती है ये, ठीक। और उसके बाद इनर मोस्ट जो आपको वॉल देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है एंडोकार्डियम, वो देखने को मिलती है बच्चा एंडोकार्डियम। अब थोड़ी वॉल्स के बारे में पढ़ें, डायग्राम आपने समझ लिया है, अब आ जाओ वॉल्स ऑफ हार्ट। तो वॉल्स ऑफ हार्ट में आपको थ्री लेयर्स देखने को मिलती हैं बच्चा। एक होती है एपिकार्डियम, और एपिकार्डियम को ही क्या मैंने कहा था बच्चा, विसरल सेरस पेरिकार्डियम, यानी कि ये क्या थी, ये थी आपकी बच्चा कवरिंग, यानी कि ये कवरिंग भी है और वॉल भी है। तो ये क्या है, आउटर आउटर वॉल या फिर आउटर लेयर आप इसको कहोगे। फिर आती है अगली लेयर बच्चा मायोकार्डियम, जो कि मिडल लेयर है और किससे मिलके बनी है, आपकी कार्डियक मसल से मिलके आपकी ये बनी हुई होती है। सबसे अंदर वाली जो वॉल आती है या लेयर आती है बच्चा, उसको आप कहते हो एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम क्या है, इनर वॉल या फिर आप कह सकते हो इनर लेयर है। और जो बच्चा हार्ट की थिकनेस होती है ना, जो आपकी वॉल है हार्ट की, उसकी जो थिकनेस होती है वो मेजरली किस पे डिपेंड करती है, जरा सोचो किस पर डिपेंड करती होगी। तो बच्चा ये डिपेंड करती है आपकी मायोकार्डियम पर, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा थिक आपको देखने को मिलती है। तो जितनी ज्यादा थिक होगी उतनी ही ज्यादा जो है क्या होगी, आपकी थिकनेस बढ़ जाएगी, किसकी, हार्ट की वॉल्स की। तो आपको समझ में आ गया, हार्ट की जो वॉल्स की थिकनेस होती है बच्चा, वो आपकी थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम पर डिपेंड कर रही है। तो देखो, थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ हार्ट डिपेंड्स ऑन मायोकार्डियम। तो भैया वो किस पर डिपेंड करती है, मायोकार्डियम पर डिपेंड करती है।
मायोकार्डियम पर डिपेंड करती है। आपको कवरिंग समझ में आ गई, आपको जो है बच्चा वॉल समझ में आ गई हार्ट की। अब जरा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और जरा ध्यान से अब देखिए, अब थोड़ी सी सेप्टास की बात करते हैं, यानी कि कुछ जो है बच्चा आपको सेप्टा देखने को मिलते हैं। सेप्टा यानी कि वॉल। आपको पता है ऊपर दो आपके चैम्बर प्रेजेंट है, नीचे दो चैम्बर प्रेजेंट है। ऊपर वाले चैम्बर कहलाते हैं आपके एट्रिया, नीचे वाले कहलाते हैं वेंट्रिकल। अब आपको पता है जो ऊपर वाला एट्रिया है बच्चा, एक्चुअल में वो भी दो चैम्बर्स हैं, यानी कि उनको सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई वॉल प्रेजेंट होगी। समझ रहे हो, एट्रिया को एट्रिया से सेपरेट करने के लिए वॉल होगी, वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए वॉल होगी, और एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करने के लिए वॉल होगी। तो ये जो वॉल्स हैं इन्हीं को आप कहते हो सेप्टा, इन्हीं को आप कहते हो सेप्टा। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से जो सेपरेट करती है वॉल या फिर सेप्टा, उसका नाम क्या है। तो देखो एरो से आपको समझ में आ रहा है, ये एरो कहां से आ रहा है, इसको आप कहते हो इंटर एट्रियल सेप्टा। क्या कहते हो, इंटर एट्रियल सेप्टा, यानी कि दो सेप्टा के बीच को जो है क्या कहते हैं, यानी कि दो एट्रिया के बीच को सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है उसको आप कहते हो बच्चा इंटर एट्रियल सेप्टा। आपने शब्द सुना होगा इंटरनेशनल, यानी कि दो नेशंस के बीच, उसको आप कहते हो इंटरनेशनल। आपने सुना होगा कभी जो है एक स्कूल के अंदर ही कंपटीशन होता है, क्लास के बीच में कंपटीशन होता है, एक यानी कि एक क्लास में से आपने क्या करा, 30 स्टूडेंट है तो 15 बांट दी और आप उनसे कोई भी मैच खेल रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो इंट्रा क्लास मैच कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आप अपनी ही क्लास के साथ खेल रहे हो। समझ रहे हो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करने वाला जो सेप्टा होता है उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा। अब जरा देखो ये कैसा होता है बच्चा, ये एकदम थिन मस्क्यूलर वॉल है। ये क्या है, एक थिन मस्क्यूलर वॉल है, और क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है राइट और लेफ्ट एट्रिया को। अब जिस तरीके से राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करने के लिए इंटर एट्रियल सेप्टा है, सेम वे में राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है सेपरेट करने के लिए आपको देखने को मिलता है कौन बच्चा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, मुझे नहीं लगता किसी को भी जो है नेम से याद करने में कोई समस्या होगी। देखो इंटर एट्रियल सेप्टा नाम से ही पता लग रहा है भैया, एट्रिया से पता लग गया आपको, एट्रिया को सेपरेट कर रहा है, यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रिया को। इंटर वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, यानी कि राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, जब आपने इंटर एट्रियल सेप्टा देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, वो काफी पतली लेयर दिख रही है, बट जब मैं देखता हूँ राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का सेप्टा, तो ये काफी ज्यादा थिक दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपको मसल की वॉल देखने को मिलती है बच्चा, वो बहुत ही ज्यादा थिक देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है, थिक मस्क्यूलर वॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कैसी है आपका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ये एक्चुअल में थिक मस्क्यूलर वॉल है, और ये क्या करता है, सेपरेट करता है राइट और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब भैया एट्रिया को एट्रिया से अलग कर दिया, वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से, ठीक है। अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी तो बच्चा कोई ना कोई आपकी वॉल प्रेजेंट होगी जिससे सेपरेट रहे। तो यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं बच्चा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। नाम से ही पता लग रहा है भैया एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाला जो आपका सेप्टा होता है उसको आप कहते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब जरा ध्यान से देखो, राइट एट्रिया को राइट वेंट्रिकल से अलग कर रहा है कौन, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। सेम वे में लेफ्ट एट्रिया को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करेगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक, ये कैसा होता है, ये होता है बच्चा आपका थिक फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ, ये आपका थिक फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है, और ये सेपरेट करता है एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ सेम साइड। इस लाइन को ध्यान से देखो, ऑफ सेम साइड, सेम साइड वालों को कर रहा है अलग। राइट को बच्चा राइट एट्रिया को राइट वेंट्रिकल से अलग कर रहा है, और लेफ्ट एट्रिया को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग कर रहा है। तो क्या आपको समझ में आ गया, सेप्टा तीनों के तीनों, इंटर एट्रियल सेप्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अच्छे से समझ में आ गए। अब जरा आगे की तरफ देखो, जो बच्चा आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है, किसके कंपैरिजन में, एट्रिया के। और ये आपको अभी पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि इनको बच्चा आगे ब्लड को सप्लाई करना है। समझ रहे हो आप देखते हो, आप क्या देखते हो, आपको ये देखने को मिलता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चा, उसको बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, जो राइट वेंट्रिकल है उसको जो है कहाँ ब्लड पहुंचाना है, आपके लंग्स के पास पहुंचाना है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इनके पास जो ब्लड है बच्चा उसको भी पहुंच, यानी कि प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो उसको सस्टेन करने के लिए, उसको झेलने के लिए यहाँ की जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल की, वो बहुत ही ज्यादा थिक होती हैं, किसके कंपैरिजन में, एट्रिया के कंपैरिजन में। ठीक, अब जरा आगे आप देखिए, अब जरा थोड़ी सी हम जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर समझते हैं हट के अंदर का। अब देखो जर्नली जब हम समझाते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉक्स डायग्राम की मदद लेते हैं। इससे क्या होता है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को समझाना बहुत ही ज्यादा बच्चा आपका
आसान हो जाता है, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, अब देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है राइट एट्रिया, एक आपको दिख रहा है राइट लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जरा ध्यान से देखें, पहले राइट एट्रिया की बात करते हैं। तो राइट एट्रिया में आपको कुछ ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। एक अंदर की तरफ ओपनिंग देखने को मिलती है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कोरोनरी साइनस क्या है, तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपको आगे पता लग जाएगा कि क्या है। तो राइट एट्रिया में आपको एक ओपनिंग देखने को मिलती है जिसको आप कहते हो ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। इसके अलावा यहाँ पर वेना केवा की भी एंट्री होती है, किसमें, राइट एट्रिया में, जो कि क्या लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो एक नीचे की तरफ से आती है जिसको आप कहते हो इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा क्या कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है नीचे वाले बॉडी पार्ट्स से, और ऊपर से आती है सुपीरियर वेना केवा, जो ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो आपको एक चीज समझ में आई, राइट एट्रिया में 3 ओपनिंग यानी 2 ओपनिंग देखने को मिलती हैं, एक कोरोनरी साइनस की, एक आपकी वेना केवा की, एक है इंफीरियर वेना केवा, एक है सुपीरियर वेना केवा। अब जरा देखो लेफ्ट एट्रिया में, अब आपको पता है लेफ्ट एट्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से आता है, लंग्स से आता है। लेके कौन आता है, लेके आती है पल्मोनरी वेन्स, लेके आती है पल्मोनरी वेन्स। अब जरा गिनो कितनी है पल्मोनरी वेन्स, सर हमें यहाँ पर दिख रही है 4 पल्मोनरी वेन, 1 2 3 4 हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर 4, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2 पेयर्स। तो यहाँ पर आपको 2 पेयर पल्मोनरी वेन की ओपनिंग देखने को मिलती है, किसमें, लेफ्ट एट्रिया में। अब आपको राइट एट्रिया का पता लग गया, लेफ्ट एट्रिया का पता लग गया। अब जरा देखो, आपको पता है राइट एट्रिया में ब्लड आ चुका है, लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ चुका है, इसको जो है वेंट्रिकल्स में जाना है, यानी कि राइट एट्रिया वाले ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाना है, लेफ्ट एट्रिया वाले ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। अब ये ब्लड ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, आपको पता है जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चा आपके बाल्व, और वो बाल्व जब ओपन होते हैं तभी वो ब्लड जो है इनके अंदर जाता है। तो जरा देखो राइट एट्रिया और आपके बच्चा राइट वेंट्रिकल को के बीच में जो आपका बाल्व प्रेजेंट है उसको आप कहते हो ट्राइकस्पिड बाल्व। क्या कहते हो बच्चा, आप इसको कहते हो ट्राइकस्पिड बाल्व। सेम वे में जो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का बाल्व प्रेजेंट है आप उसको कहते हो बाइकस्पिड बाल्व, या फिर आप कहते हो बच्चा मिट्रल बाल्व। क्या कहते हो, मिट्रल बाल्व। ठीक, आपको समझ में आ गया बाल्व का चक्कर। अब जरा देखो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में हम आते हैं। अब एक चीज और देखो, ट्राइकस्पिड बाल्व दिख रहा होगा और बाइकस्पिड दिख रहा होगा, आपको इनसे अटैच्ड कुछ फाइबर्स दिख रही होंगी। हाँ सर हमें दिख रही है ऑरेंज कलर की, इस तरीके से आपको। अब ये क्या है, ये होती है बच्चा आपकी कॉर्डेट टेंडिनई, और आपको अभी इनका फंक्शन आगे समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से कि कॉर्डेट टेंडिनई का काम होता क्या है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चा कॉर्डेट टेंडिनई। अब जरा देखो, इसके अलावा बच्चा आपको जो है आपको क्या देखने को मिलता है, वेंट्रिकल्स में आपको जो है कुछ मसल्स देखने को मिलती हैं, ये देखने को मिल रही है। देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला जो रीजन है, ये क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर कुछ मसल्स देखने को मिल रही हैं। और आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में वो मसल्स काफी ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। तो ये जो मसल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इनको हम कहते हैं बच्चा आपके पेपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पेपिलरी मसल्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। रीजन है लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है बच्चा पूरी बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे सप्लाई करना है, बॉडी के सारे पार्ट्स को। तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, तो उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए यहाँ पर मसल्स जो है ज्यादा होती हैं, और आप इन्हीं मसल्स को क्या कहते हैं, पेपिलरी मसल्स। आपको समझ में आ गया, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने आगे लिख रखी है, ठीक है। अब जरा देखो, आपको पता भी है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो है बच्चा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना है, तो यहां से निकलती है बच्चा एक आपकी ब्लड वेसल जिसको आप कहते हो अयोटा, जिसको आप कहते हो अयोटा। अब होता क्या है बच्चा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा को जो है बच्चा ब्लड जाए, इसके लिए यहाँ पर एक बाल्व प्रेजेंट होता है जो यहाँ पर इसकी गार्डिंग करता है, ठीक है। इस बाल्व को कहते हैं अयोटिक सेमिल्यूनर बाल्व। क्या कहते हैं, अयोटिक सेमिल्यूनर बाल्व, अयोटिक सेमिल्यूनर बाल्व, ठीक है। आपको मैंने इस डायग्राम में ऐसी पोजीशनिंग बताई है, बट ऐसे नहीं होती। आप सबने हर्ट का ओरिजिनल डायग्राम देखा है, बट इससे हमें सारे कनेक्शन समझ में आते हैं, इसलिए बॉक्स डायग्राम का टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता लग गया एओर्टिक सेमिल्यूनर बाल्व कहां प्रेजेंट है, अयोटा में प्रेजेंट है, ठीक। अब देखो ये अयोटा आगे क्या होता है, इस तरीके से ब्रांचेस में बढ़ जाता है, यानी कि आर्टरीज में बढ़ जाता है, और ये आर्टरीज आगे जाके क्या हो जाती है, आर्टीरियोल, आर्टीरियोल आगे जाके बनाते हैं कैपिलरी। याद आ रहा है पूरा नेटवर्क। इस तरीके से जो है बच्चा एक्चुअल में आपका टिश्यूज तक ब्लड पहुंचा दिया जाता है, जिससे गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, और आपका जो भी न्यूट्रिशन पहुंचाना है वो भी आपका पहुंच जाता है। अब जरा दूसरी तरफ देखो, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को भी बच्चा ब्लड आपका ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास पहुंचाना है, तो यहां से भी एक वेसल इस ब्लड को लेकर निकलती है, जो कि होती है आपकी कौन सी, जो कि होती है बच्चा आपकी
पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड कर जाती है, एक बन जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी बन जाती है बच्चा डिवाइड होकर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर भी बच्चा आपका जो है क्या प्रेजेंट होता है, एक बाल्व जिसको आप कहते हो पल्मोनरी सेमिल्यूनर बाल्व, जिसको आप कहते हो पल्मोनरी सेमिल्यूनर बाल्व, जिसको आप कहते हो बच्चा पल्मोनरी सेमिल्यूनर बाल्व। तो क्या आपको बाल्व की लोकेशन पता लग गई, एक था बच्चा कौन सा ट्राइकस्पिड बाल्व, दूसरा था बाइकस्पिड, देन आपने देखा पल्मोनरी सेमिल्यूनर बाल्व और देखा एओर्टिक सेमिल्यूनर बाल्व। मुझे नहीं लगता अब इस डायग्राम में किसी को कोई समस्या होगी, सारे के सारे कनेक्शंस, मसल्स, सब कुछ के बारे में इस डायग्राम में आपको बता दिया गया है। अब जरा आगे की तरफ देखें, आओ चलो देखो। तो देखो सुपीरियर वेना केवा, अब थोड़ी सी हमने वही सारी बातें लिखी हैं। तो सुपीरियर वेना केवा क्या करती है भैया, ये लेके आती है इम्प्योर ब्लड कहां से, आपके अपर बॉडी पार्ट्स से। और जो इंफीरियर वेना केवा है, दोनों ही कहां खुलती हैं भैया, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये आपकी खुलती हैं आपके बच्चा किसमें, राइट एट्रिया में। भैया इंफीरियर वेना केवा कहां से लेके आती है, पहली बात तो ये इम्प्योर ब्लड लेके आती है, और जो आपके लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड को लेके आती है, किसको, इम्प्योर ब्लड को। फिर हमने बताया बच्चा पेपिलरी मसल्स के बारे में। तो ये पेपिलरी मसल्स आपकी वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल होती है, वहां पर प्रेजेंट होती हैं। जब मैं एलवी मतलब बच्चा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको थिक पल्मोनरी मसल्स देखने को मिलती हैं। रीजन इसका ये है क्योंकि बच्चा इसको जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में डालना है ना इसको, तो बच्चा प्रेशर बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रिएट करा जाता है, तो उस प्रेशर को सस्टेन कर सके इसलिए थिक पेपिलरी मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जबकि राइट वेंट्रिकल में जो है बच्चा थिन पेपिलरी मसल्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पर नोट आपको डलवाया क्या कि भैया जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो आपका पहली बात तो लार्जेस्ट चैम्बर है हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर कौन है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है बहुत ही ज्यादा मस्क्यूलर है और थिक वॉल्ड है, और इसका रीजन क्या है ये लिख रहा, देखो इसका रीजन ये है क्योंकि इसको पंप करना है ब्लड, किसमें, उन आर्टरीज में इसको ब्लड को पंप करना है, जो कि बच्चा आपके ब्लड को कहाँ लेके जाती है, पूरी बॉडी में लेके जाती है। और ये किस ब्लड की बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। तो जितनी भी रीजंस आपको मैं जो आपको पहले बताता हुआ आ रहा था कि क्यों भैया यहाँ पर जो है थिक आपको पेपिलरी मसल्स देखने को मिलती हैं, तो उसका रीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि मैंने आपको 4 to 5 टाइम्स बोल भी दिया। ठीक है, अब जरा आगे देखो कॉर्डेट टेंडिनई के बारे में बात करते हैं। कॉर्डेट टेंडिनई, तो भैया ये जो है किसकी बनी हुई फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं भैया। ये क्या है, ये आपकी जो कॉर्डेट टेंडिनई है ये कोलेजन फाइबर से बनी हुई है। इसका जो एक एंड होता है बच्चा वो कनेक्टेड है किससे, पेपिलरी मसल से, और जो दूसरा एंड है बच्चा इसका वो कनेक्ट है किससे, आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व से। यानी कि बच्चा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व किसको कहते हैं हम, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व को ही हम कहते हैं बच्चा एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको ही आप कहते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एक था ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा था बाइकस्पिड वाल्व। तो ये जो कॉर्डेट एंड नहीं है बच्चा किससे अटैच है, एक एंड तो पेपिलरी मसल से अटैच है, दूसरा एंड आपका अटैच है किससे, एवी वाल्व से। चलो मैं तुम्हें मैं फिर से डायग्राम दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चा कॉर्डेट एंड नहीं, तो देखो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कॉर्डेट एंड नहीं। तो एक हिस्सा तो जो है इनका एवी वाल्व यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व से जुड़ा हुआ है, दूसरा पेपिलरी मसल से जुड़ा हुआ है। अब जरा इनका काम जान लो। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बच्चा पुशिंग ऑफ फ्लैप्स। तो ये जो फ्लैप्स है ना, इनकी पुशिंग को प्रिवेंट करते हैं, किसमें जाने से, एट्रियम में जाने से। जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो होता क्या है बच्चा, आगे आप देखोगे कि वेंट्रिकल्स को जो आगे ब्लड पहुंचाना है बच्चा, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो उस कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ये वाल्व गलती से जो है ये एट्रिया में इस तरीके से ना चले जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन प्रेजेंट है, कॉर्डेट टेंडिनई। जरा देखो इस तरीके से आपके बाल प्रेजेंट है। होता क्या है, इनका काम क्या है, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ इस तरीके से खुलना। ठीक है, अब होता क्या है, जब नीचे से वेंट्रिकल इस तरीके से पिचकेंगे, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो कहीं ये इस तरीके से ना चला जाए, समझ रहे हो, इस तरीके से जो है एट्रिया में ना चले जाए। इनको रोकने के लिए कौन होता है, कॉर्डेट टेंडिनई। यानी कि एक ही मूवमेंट होगी इनकी, इस तरीके से मूवमेंट नहीं हो जाएगी कि एट्रिया में घुस गए ये। ठीक है, तो इसी काम को रोकते हैं, यानी कि उसमें ना चले जाए, इसी काम को प्रिवेंट करते हैं कौन, कॉर्डेट टेंडिनई। ठीक, अब जरा देखो वाल्व ऑफ हार्ट, जो कि मैंने आपको अभी बता दिए डायग्राम में भी। तो आपको एक तो देखने को मिलते हैं बच्चा एवी वाल्व, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच वाले जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उनको आप कहते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो कि होते हैं बच्चा ट्राइकस्पिड वाल्व, और होता है आपका बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व कोई बच्चा मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं बच्चा सेमील्यूनर वाल्व, इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं बच्चा सेमील्यूनर वाल्व।
जिसमें आपको देखने को मिलता है एक तो एयोटिक सेमिल्यूनर बाल्व, दूसरा आपको देखने को मिलता है पल्मोनरी सेमिल्यूनर बाल्व। और देखो नाम से ही आपको पता लग रहा है, आयोटिक सेमिल्यूनर बाल्व यानी कि आयोटा में प्रेजेंट है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर बाल्व यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां पर ये प्रेजेंट है बाल्व, तो इनको आप कहते हो सेमिल्यूनर बाल्व। दूसरे होते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बाल्व, जो कि होते हैं आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व। अब जरा आगे देखो बाल्व करते क्या है भैया, बाल्व अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, कि भैया एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो, और वो कहां से कहां हो। एवी वाल्व का काम है भैया एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाए, और जो आपका बच्चा सेमिल्यूनर बाल्व का काम है वो काम है उनका कि भैया ब्लड वेंट्रिकल से कहां जाए, एक तो पल्मोनरी आर्टरी में जाए और एक आपके अयोटा में जाए। अब आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाना है अयोटा में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाना है किसमें, आपके पल्मोनरी आर्टरी में। तो आप देख रहे हो एक डायरेक्शन फिक्स है, ब्लड ऐसा नहीं है दोनों डायरेक्शन चले जाए। इसी चीज को रोकने के लिए बाल्व आपके प्रेजेंट है, बाल्व अलाउ करते हैं कि भैया ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, कहां से कहां, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करे। ये इस बात का ख्याल कौन रख रहा है, एवी बाल्व यानी कि आपका बाइकस्पिड बाल्व और ट्राइकस्पिड बाल्व। और ब्लड वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में जाए, इसका ख्याल कौन रख रहा है, आपका अयोटिक सेमिल्यूनर बाल्व, और आपका बच्चा कौन कौन पल्मोनरी सेमिल्यूनर बाल्व। ठीक है, यानी कि ये क्या प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बच्चा आपका बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ये बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का, ये काम आपके बाल्व करते हैं। मैं कह रहा हूं जिसने डायग्राम समझ लिया ना उसके सारे फंक्शंस यहाँ सेट हैं भैया। डायग्राम को बार बार बनाओ उस बॉक्स डायग्राम को, और उसी के अंदर जो है सारी चीजें डिनोट करते हुए बोलो, ये जितनी भी चीजें लिख रही हैं सारी चीजें डायग्राम के थ्रू याद हो जाएंगी भैया, जब देखोगे ना आंखों के आगे छपा पाएगा वो आपको। अब देखो कंडक्ट, अब हम बात करते हैं बच्चा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की। ठीक है, अब जरा देखो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है, थोड़ी इसकी फंक्शनिंग समझते हैं किस तरीके से काम करता है। तो भैया जो ह्यूमन हार्ट आप देखते हो ना बच्चा, वो एक्चुअली में मायोजेनिक हार्ट है। सर ये मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मेरे साथ एक एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज ये है कि आप अभी मन में जो है एक चीज सोचें कि मुझे मेरे दिल को धड़कने से रोकना है। धड़कना मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना ना, ठीक है, इसकी पंपिंग मुझे रोकनी है। करो, अपने ऑर्डर दो ना, जिस तरीके से आपके मन में आता है मुझे उठ के जाना है, आज खेलने जाना है या फिर कोई और काम करना है, तो आपके मन में पहले ख्याल आता है, ठीक है, फिर आप उस पर थोड़ा सा चिंतन करते हो, फिर उसके बाद अपने आप को क्या देते हो, आप अपने ही ब्रेन को क्या करते हो, ऑर्डर देते हो कि भैया चलो अब उठना है, तो मसल्स को ऑर्डर देंगे, उठोगे जाओगे, जो भी काम करना है XYZ आप करोगे। ठीक है, सेम वे में मैं आपसे कह रहा हूँ आप ऑर्डर दें और कहें आपको आपके हार्ट की पंपिंग रोकनी है। बताओ क्या ये पॉसिबल है। आप कहोगे सर मैंने आपने जो कहा ना मैंने अभी उस पर चिंतन करा और मैंने सोचा चलो सर कह रहे हैं तो करके देखते हैं, मैंने करा भी, बट सर मुझे जो है मेरा हार्ट नहीं रुका। क्यों, क्योंकि आपका हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है, आपका हार्ट है मायोजेनिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चा उसको वर्किंग के लिए जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही है, जो एक्शन पोटेंशियल है भैया, वो हार्ट के अंदर ही डेवलप होता है। समझ रहे हो, यानी कि हार्ट अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहा है भैया, यानी कि आप नहीं कर सकते। आप इस बात को समझो, आप अगर सोचो मन से मुझे पंपिंग रोकनी तो आप रोक नहीं सकते। अगर किसी का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है जो कि आपको देखने को भी मिलता है, ठीक है, आपका हार्ट कैसा है, मायोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है, मायोजेनिक का मतलब होता है बच्चा जो एक्शन पोटेंशियल इसको चलाने के लिए जो लग रहा है बच्चा, वो हार्ट यानी कि जो जो आपकी इंपल्स है हार्ट बीट की, वो डेवलप होती है किसके अंदर, हार्ट के अंदर ही। ठीक है, जो कि अभी आप देखोगे भी, आप देखोगे कि स्पेशल तरह के नोडल टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं जो कि इम्पल्सेस। इम्पल्सेस क्या होती हैं बच्चा, एक्शन पोटेंशियल ही तो इम्पल्स है। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को शायद एक्शन पोटेंशियल ही नहीं आता होगा, सर ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको भी पता लगेगा, जरा देखो। तो भैया जो इम्पल्सेस होती हैं हार्ट बीट की, डेवलप होती हैं हार्ट के अंदर ही, ठीक है, विद इन द हार्ट, इसी को आप कहते हो, ऐसे ही हार्ट को आप कहते हो बच्चा मायोजेनिक हार्ट। अब जरा देखो आगे, अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट। ठीक, देखो ह्यूमन हार्ट, तो देखो ह्यूमन हार्ट में आपको पता है मसल्स हैं, मसल्स कौन सी, कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो बच्चे जो आपकी कार्डियक मसल्स है ना, तो 95% जो होती हैं लगभग मोस्टली कार्डियक मसल्स कैसी हैं, मसल फाइबर्स आपके हैं बच्चा नॉर्मल, बट कुछ ऐसी कार्डियक मस्कुलेचर आपका प्रेजेंट है बच्चा जो स्पेशलाइज्ड होता है किसी फंक्शन के लिए, और उसी को आप कहते हो क्या बच्चा, उसी को आप कहते हो लगभग 5% कार्डियक मसल्स आपके स्पेशलाइज्ड होती हैं, इन्हीं को आप कहते हो बच्चा क्या, नोडल टिश्यूज। क्या कहते हो बच्चा, नोडल टिश्यूज। क्या कहते हो आप, नोडल टिश्यू। तो जो मायोजेनिक वाली बात करी थी ना, अब वो आपको अच्छे से और समझ में आएगी।
मायोजेनिक का मतलब क्या है? मायोजेनिक का मतलब है बच्चा जो इसको धड़काने के लिए, दिल का धड़कने का मतलब क्या है? धड़कने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए जो इम्पल्सेस बच्चा जो आपकी इस कॉन्ट्रैक्शन हार्ट को बताना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कैसे पता लगता है? इम्पल्सेस के थ्रू पता लग रहा है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ता है तो वो हार्ट की मसल्स खुद करती हैं। इस तरह के हार्ट को आप कहते हो मायोजेनिक। दूसरा हार्ट होता है बच्चा आपका न्यूरोजेनिक, जिसके अंदर जो आपकी हार्ट बीट के लिए यानी कि दिल को धड़काने के लिए यानी कि उसकी काम करने के लिए जो उसे एक्शन पोटेंशियल चाहिए, इम्पल्स चाहिए, वो जब आपकी नर्व्स डेवलप करें, यानी कि आपका कौन नहीं कर रहा, हार्ट खुद नहीं करता, जब आपकी नर्व करती है तो आप ऐसे हार्ट को कहते हो न्यूरोजेनिक, जो कि आपको कॉकरोच में देखने को मिलता है। अभी जब मैंने कहा था काफी बच्चों ने सोचा होगा, तब उनको याद आया होगा हाँ यार कॉकरोच में न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, बट ह्यूमंस के पास आपको मायोजेनिक देखने को मिलता है। मोस्टली वर्टिब्रेट्स के पास मायोजेनिक हार्ट ही देखने को आपको मिलता है। यानी कि हार्ट के पास ही कुछ ऐसा है जिससे वो हार्ट क्या कर सकती है, इंपल्सेस जनरेट कर सकती है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होती है ना बच्चा, इन्हीं को कहते हैं नोडल टिश्यूज, जो कि क्या करती हैं, खुद से ही क्या करती हैं बच्चा, इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं। किसके लिए? हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन के लिए। इन्हीं को आप कहते हो नोडल टिश्यूज। तो देखो लगभग 5% ही प्रेजेंट होता है, यानी कि 100% कार्डियक मसल्स जो है उनमें से 95% तो बच्चा आपकी हार्ट की मसल्स जो है वो कैसी है, नॉर्मल है, ठीक है। 5% जो है आपकी क्या होती है, नोडल टिश्यूज होते हैं। तो देखो ये जो नोडल टिश्यूज हैं बच्चा, ये होते हैं ऑटो एक्साइटेबल। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो एक्साइटेबल? अब आप सबसे पहले तो आपको एक्साइटेबल का मतलब समझ में आना चाहिए। यानी कि कोई भी स्टिमुलाई मिलने पर जब कोई भी इलेक्ट्रिकल क्या होता है बच्चा, सिग्नल्स का जनरेशन होता है, आप ऐसी सेल्स को कहते हो एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है। अब अगर बिना किसी स्टिमुलस के बच्चा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हो जाए तो ऐसी सेल को आप कहते हो ऑटो एक्साइटेबल। तो ये जो नोडल टिश्यू होते हैं ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, यानी कि इनको किसी स्टिमुलाई की भी जरूरत नहीं है। बिना स्टिमुलाई के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट करते हैं और आगे क्या करते हैं, उसका प्रोपोगेशन करते हैं। इसी को आप कहते हो ऑटो एक्साइटेबल। तो ऑटो एक्साइटेबल का मतलब समझ में आ गया आपका, यानी कि nodal tissues can generate and propagate electrical signals without any external stimuli। इनको किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है। बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के क्या कर लेते हैं, एक्शन पोटेंशियल को, इंपल्सेस को जनरेट कर लेते हैं और उनको आगे प्रोपोगेट भी कर देते हैं। ऐसी सेल्स को आप कहते हो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। एक होती है एक्साइटेबल सेल्स, यानी कि उनको वो कर सकती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट, बट उनको एक्सटर्नल स्टिमुलाई देना पड़ेगा। फिर आती है एक नॉन एक्साइटेबल सेल, यानी कि उनको आप कितना भी स्टिमुलाई देख लो वो कभी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट नहीं करती, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्साइटेबल, नॉन एक्साइटेबल और एक्साइटेबल में ऑटो एक्साइटेबल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नोडल टिश्यू कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल है। अब जरा ये जो हम कह रहे हैं एक्साइटेबल, ये जो हम जब से शब्द यूज कर रहे हैं, इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल, क्या होता है सर ये, जरा इससे समझने की कोशिश करो। देखो होता क्या है, जरा नीचे डायग्राम से समझो। एक होती है बच्चा आपकी जो एक्साइटेबल सेल्स होती है उनकी स्टेट होती है कुछ, एक होती है उसकी रेस्टिंग स्टेट, उसकी होती है रेस्टिंग स्टेट। इन पे क्या होता है, इन पे प्रेजेंट है बच्चा चार्जेस। अब ये चार्ज कैसे डेवलप होता है, ये जो है आपको जब मैं आगे रिवीजन कराऊंगा तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। जिसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है उसको अच्छे से पता होगा किस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। देखो एक होती है रेस्टिंग स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है। और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो आपको यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलता है -70 मिली वोल्ट। इसी स्टेट को आप पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हो। इसी स्टेट को आप क्या कहते हो बच्चा, पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हो। अब होता क्या है, यहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी मदद से क्या होता है बच्चा, ये जो एक्साइटेड, ये जो रेस्टिंग स्टेट में पड़ी हुई थी, ये क्या हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाती है। किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, बाहर हो जाता है नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जब आप यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालते हो तो वो आपको देखने को मिलता है +30 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है इसी को हम कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। तो ये जो पोलराइज से डीपोलराइज की जर्नी होती है, इस प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा डीपोलराइजेशन। क्या कहते हो, डीपोलराइजेशन। अब जिस तरीके से एक्साइटेड स्टेज में गई है, अब ये क्या करेगी बच्चा, आपको पता है अच्छे से, जब कोई रेस्टिंग स्टेट पे है वो एक्साइटिंग स्टेट में गया एनर्जी मिलने पर, और वो क्या करता है, उस एनर्जी को खर्च करके वापस कहाँ जाता है, अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, यानी कि अगेन रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है। तो ये क्या करती है, ये फिर से रेस्टिंग स्टेट में आ जाती है, यानी कि क्या हो जाती है ये, अब फिर से ये हो जाती है आपकी रीपोलराइज। क्या हो जाती है, ये हो जाती है रीपोलराइज, यानी कि फिर से होगा क्या,
यहाँ पर बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से हो जाएगा -70 मिलीवोल्ट। तो एक्साइटेड स्टेट से वापस रेस्टिंग स्टेट में आने वाली प्रोसेस को आप कहते हो रीपोलराइजेशन। अब ये जो इवेंट हुआ है ना बच्चा, पहले डीपोलराइज उसके बाद रीपोलराइज, इन दोनों को, ये पूरी प्रोसेस को मिला के, यानी कि रेस्टिंग से एक्साइटेड जाना, एक्साइटेड से रेस्टिंग आना, इसको आप कहते हो एक्शन पोटेंशियल। इसको आप कहते हो बच्चा एक्शन पोटेंशियल। यानी कि जब एक, यानी कि इसी के थ्रू क्या होता है बच्चा, इंपल्सेस को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर आपका करा जा रहा है इस तरीके से। क्या आपको समझ में आया एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? बताओ क्या होता है एक्शन पोटेंशियल? एक्चुअली में एक्शन पोटेंशियल में आपने क्या देखा? आपने देखा कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या आ रहा है बच्चा, रैपिडली चेंज हो रहा है, पर लेकिन हो बहुत कम समय के लिए रहा है, इसमें सेल मेम्ब्रेन में। इसी को आप कहते हो एक्शन पोटेंशियल। और इसी के थ्रू आप देखते हो सिग्नलिंग की ट्रांसफर होती है, यानी कि जो मैसेज है उसकी ट्रांसफरिंग इस तरीके से ही होती है। यानी कि जब हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा ना, तो इसी तरीके से मैसेज पहुंचाता है। कैसे? रेस्टिंग से एक्साइटेड, एक्साइटेड से रेस्टिंग, इस तरीके से एक एक्शन पोटेंशियल, ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल आगे तक चलता आपका जाता है। तो क्या आपको समझ में आ गया एक्शन पोटेंशियल क्या है? तो एक्शन पोटेंशियल है बच्चा आपका रैपिड शॉर्ट लिव्ड चेंज, किसमें? आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, किसके अक्रॉस? आपके सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब जरा आगे देखो, अब हम जरा नोडल टिश्यूज की बात कर लेते हैं, कितने तरह के नोडल टिश्यूज आपको हार्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो डायग्राम से ही शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप एट्रिया में आओ। एट्रिया में भी कौन से एट्रिया में आओ? आप आओ बच्चा, आप आ जाओ किसमें? आप आ जाओ राइट एट्रिया में। तो राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पर एक नोडल टिश्यू देखने को मिलता है, जिसको आप कहते हो साइनो एट्रियल नोड, जिसको आप कहते हो बच्चा साइनो एट्रियल नोड, जिसको आप कहते हो ऐसे नोड। फिर इसी राइट एट्रिया के आपको जो है क्या देखने को मिलता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको देखने को मिलता है एक और नोडल टिश्यू, जिसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको आप एवी नोड भी कहते हो। तो ऐसे नोड, एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है? दोनों के दोनों आपके राइट एट्रिया में प्रेजेंट है। फर्क कितना है? ऐसे नोड अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है, और जो आपका एबी नोड है बच्चा, वो आपके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपका प्रेजेंट है। अब होता क्या है बच्चा, ऐसे नोड और एवी नोड को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जिसको आप कहते हो इंटरनोडल पाथवे। यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चा इंटरनोडल पाथवे। ठीक, इंटरनोडल पाथवे का काम क्या है? ऐसे नोड को एवी नोड से जोड़ना। अब इसके बाद क्या होता है, नोडल टिश्यू और आगे बढ़ता है, तो एवी नोड से जो है बच्चा क्या निकलता है? यहाँ पर आपसे निकलता है एक एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। और ये एट्रो वेंट्रिकुलर बंडल क्या करता है बच्चा? ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एक मिनट तो बच्चा ऐसे एवी नोड के बाद क्या होता है? यहाँ से निकलता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये जो है बच्चा आपका देखो कौन से सेप्टा को पार कर रहा है? आप देखते हो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा को पार करते हुए जो आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर ये आता है, और वहां से क्या होता है, ये जो है आगे फर्दर जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है। एक बन जाता है राइट एबी बंडल, जो राइट साइड पर चला जाता है नोडल टिश्यू को लेके, एक बन जाता है राइट एबी बंडल, दूसरा बन जाता है लेफ्ट एबी बंडल, दूसरा बन जाता है लेफ्ट एबी बंडल। तो बच्चा ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, हम इसको क्या कह देते हैं? एबी बंडल कह देते हैं शॉर्ट में। जिस तरीके से ऐसे नोड शॉर्ट में कह दिया, एबी नोड कह दिया, सेम वे में एबी बंडल आगे फर्दर डिवाइड कर जाता है किसमें? आपके लेफ्ट एबी बंडल और राइट एबी बंडल। फिर क्या होता है, ये बच्चा वेंट्रिकल की वॉल्स में पहुंच जाता है, और वहां पर ये फर्दर और डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड करके बना लेता है आपका क्या? पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा क्या देखने को मिलता है? आपको नोडल टिश्यूज का जो है क्या देखने को मिल रहा है? आपको नेटवर्क देखने को मिल रहा है, किस तरीके से एंटायरली पूरे हार्ट में प्रेजेंट है। ऐसे नोड से शुरू होता है इंपल्सेस का चलना, और पूरे पुरकिंजे ऐसे नोड से बच्चा इंटरनोडल पाथवे किस पे पहुंचाएगा? आपके एवी नोड पे। एवी नोड से आगे एबी बंडल, एबी बंडल से लेफ्ट राइट एबी बंडल, और देन पुरकिंजे फाइबर्स। इस तरीके से जो है इंपल्सेस पूरे हार्ट में आपकी फैलाई जाती हैं। तो पूरा नेटवर्क समझ में आ गया, वही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यूज लिख के सबसे पहले आ जाती है साइनोएट्रियल नोड, जिसको आप कहते हो बच्चा ऐसे नोड। ऐसे नोड के बाद आती है आपकी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, और इन दोनों को जोड़ने में मदद करता है इंटरनोडल पाथवे। ठीक, फिर इसके बाद बच्चा आ जाता है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, यानी कि एबी बंडल, जो कि आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है राइट एबी बंडल में और आपका लेफ्ट एबी बंडल में। लेफ्ट एबी बंडल और राइट एबी बंडल और बच्चा एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, इन तीनों को ही मिला के हम क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस कहते हैं। कुछ बच्चे शब्द सुनते हैं, सर ये बंडल ऑफ हिस क्या होता है? तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया भैया, एबी बंडल और राइट एबी बंडल, लेफ्ट एबी बंडल, यानी कि पूरे नेटवर्क को मिला के एबी बंडल के आप कह देते हो बंडल ऑफ हिस। बाद में बच्चा लेफ्ट एबी बंडल, राइट एबी बंडल, फर्दर आपके क्या बना लेते हैं? पुरकिंजे फाइबर बना लेते हैं। तो ये वो सारे आपके नोडल टिश्यूज हैं जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
आप अच्छे से जानते हैं नोडल टिश्यूज क्या होते हैं। अब एक एक के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से आपसे बात करी है। जरा देखो एस ए नोड, ऐसे नोड जरा देखो, ऐसे नोड प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। देखो लोकेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। ऐसे नोड कहां पर प्रेजेंट होती है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है बच्चा, ये कितना जनरेट करती है? मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जो बच्चा जनरेट करती है वो होता है आपका 70 से 75 पर मिनट। और आप जानते हो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड में जाना, एक्साइटेड से अगेन नॉर्मल में आना, यानी कि क्या होना बताओ मुझे? डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों प्रोसेस का होना ही कहलाता है एक एक्शन पोटेंशियल। ऐसे लगभग 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल होते हैं पर मिनट। कौन जनरेट करता है? ऐसे नोड जनरेट करता है। इसलिए इसको हम कहते हैं बच्चा पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं बच्चा पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट हम इसको कहते हैं क्यों? क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद स्टार्ट करने के बाद मेंटेन भी करता है किसको? ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हार्ट के, इसको कौन करता है बच्चा? पेस मेकर, यानी कि ऐसे नोड स्टार्ट करता है। तो जो आपके हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है, आपके हार्ट की जो दिल का धड़कना है, इसको स्टार्ट करा ऐसे नोड ने, और इसको मेंटेन भी कौन कर रहा है? ऐसे नोड। इसलिए इसको कहते हैं हम बच्चा पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट हम इसको कहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आती है बच्चा ए बी नोड। और आप जानते हो ए बी नोड को ऐसे नोड से जोड़ने में कौन मदद करता है? इंटरनोडल पाथवे मदद करता है। तो इंटरनोडल पाथवे क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? ऐसे नोड को किससे? आपके ए बी नोड से। ऐसे नोड को कनेक्ट करता है किससे बच्चा? आपके ए बी नोड से। अब जरा देखो ए बी नोड कहां प्रेजेंट है? ए बी नोड प्रेजेंट होती है बच्चा आपके लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। लोकेशन पता होनी चाहिए। ऐसे नोड कहां पर प्रेजेंट थी? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ए बी नोड प्रेजेंट होती है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और ये किसके क्लोज है? डायग्राम देखो जरा ध्यान से, किसके क्लोज आपको देखने को मिल रही है? कौन से बाल्व के क्लोज है ए बी? देखो ये आ रही ना भाई, ए बी नोड किसके क्लोज है? ये आपके क्लोज होती है बच्चा किसके? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज होती है। ये जो बच्चा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है वो जनरेट करती है 60 से 65 पर मिनट। अब आप देखोगे जैसे जैसे और नोडल टिश्यूज आते जाएंगे, आप देखोगे कि उनका एक्शन पोटेंशियल कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चा? ऐसे नोड का होता है। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चा पेस सेटर ऑफ हार्ट। इसको कहते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट। ऐसे नोड को कहते हैं बच्चा पेस मेकर, इसको कहते हैं पेस सेटर। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बाद आता है बच्चा आपका ए बी बंडल। तो ए बी बंडल स्टार्ट कहां से होता है? ए बी बंडल बच्चा स्टार्ट होता है ए बी नोड से। फिर उसके बाद क्या करता है? पास करता है किसको? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा को। और इसको पास करके क्या करता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप पर ये निकल जाता है, इमर्ज कर जाता है, इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अरे सॉरी, माफ करना, अभी मैंने गलत बोल दिया। जो ए बी बंडल होता है बच्चा वो क्या करता है? आपका ए बी नोड से निकलता है, उसके बाद किसको पास करता है? आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा को। और उसके बाद क्या होता है? जो आपका वेंट्रिकल्स का जो आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके टॉप पर आके जो है ये क्या कर जाता है? इमर्ज, यानी कि निकल जाता है वहीं पर क्रॉस करके। किसको क्रॉस करके? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा को। और फिर वहां से फर्दर क्या करता है? डिवाइड कर जाता है किसमें? राइट ए बी बंडल में, और आपका बच्चा लेफ्ट ए बी बंडल में। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि ए बी बंडल, राइट ए बी बंडल, लेफ्ट ए बी बंडल, तीनों को मिला के कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है? 40 से 45 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल ये जो है ए बी बंडल साहब जनरेट कर लेते हैं। तो क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई? एक बार डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ से आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ए बी बंडल बच्चा ए बी नोड से निकला है, फिर इसने किसको क्रॉस करा है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा को क्रॉस करा है, और कहां पर ये निकल गया है? उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर ही निकल जाता है, और वहां से क्या कर जाता है? फर्दर जो है राइट ए बी बंडल लेफ्ट ए बी बंडल में डिवाइड कर जाता है, जो कि फर्दर आगे जाके डिवाइड करके बनाती है क्या? पुरकिंजे फाइबर। फिर पुरकिंजे फाइबर आपकी कहां प्रेजेंट है बताओ? पुरकिंजे फाइबर प्रेजेंट है बच्चा आपकी एंडोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स की एंडोकार्डियम होती है बच्चा, वहां पर आपको ये पुरकिंजे फाइबर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको दिख रहा है ये एंडोकार्डियम बच्चा वेंट्रिकल्स की, यहाँ पर आपको पुरकिंजे फाइबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कितना जनरेट करते हैं? लगभग 20 से 25 पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है भैया जो आपका हार्ट होता है वो नॉर्मली कितना बीट करता है? लगभग 70 से 75 टाइम्स बीट करता है बच्चा एक मिनट के अंदर। एवरेज जो है हम बताते हैं लगभग
72 टाइम्स जो है आपका हार्ट बीट करता है। अब आपको रियल मीनिंग समझ में आ गई हार्ट बीट का मतलब होता क्या है, जरा देखो हार्ट बीट का मतलब क्या है। हार्ट बीट का मतलब होता है बच्चा आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इसी को आप कहते हो हार्ट बीट। यानी कि आप जो कहते हो ना दिल धड़कना, दिल धड़कना ही तो हार्ट बीट कहते हो आप। तो इसमें होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ही तो होता है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो हो क्या रहा है, ये एक रिदम में चल रहा है, एक रिदम में चल रहा है। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपके हार्ट के होते हैं ना बच्चा, इन्हीं को कहते हो हार्ट बीट। यानी कि पर मिनट कितना होता है, लगभग 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि 72 टाइम्स ये इवेंट हो रहा है, देख रहे हो। इसका इस तरीके से होना एक टाइम, देखो फिर इस तरीके से 72 टाइम्स आपका ये चल रहा है, इसी को आप कहते हो बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो बच्चा ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इसको आप कहते हो सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को हम जानते हैं किसके नाम से, सिस्टोल के नाम से। कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोल। तो ये दोनों टर्म्स अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, आपको बार बार ये आगे सुनने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को कहते हैं बच्चा तेरा डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। अब जरा आगे देख, तुझे पता है एट्रिया है, वेंट्रिकल्स है, ठीक है। तो एट्रिया क्या करेगा बच्चा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आप क्या कहोगे उसके कॉन्ट्रैक्शन को, एट्रियल सिस्टोल। क्या कहोगे, एट्रियल सिस्टोल। सेम वे में बच्चा वेंट्रिकल्स हैं तो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप उसको कहोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब भैया एट्रिया ने अगर कॉन्ट्रैक्शन कराया तो रिलैक्स भी करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन को एट्रियल सिस्टोल कहते हैं तो एट्रिया के रिलैक्सेशन को हम कहते हैं बच्चा एट्रियल डायस्टोल। क्या कहते हैं, एट्रियल डायस्टोल। सेम वे में वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करेंगे तो हम उसको कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो एट्रियल डायस्टोल का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रिया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स। एट्रियल डायस्टोल का मतलब क्या हो गया, रिलैक्सेशन इन एट्रिया। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब हो गया रिलैक्सेशन इन वेंट्रिकल्स। तो बताओ किसी को कोई समस्या यहां तक, मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी। आपको एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इन टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा। और बहुत कॉमन सेंस की बात है, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो जिस चैम्बर का नाम पहले लिख दिया उस चैम्बर में क्या हो रहा होगा, या तो सिस्टोल या फिर डायस्टोल। एट्रिया मतलब एट्रियम्स की बात चल रही है, ठीक है। अब जरा देखो आगे होता क्या है बच्चा, जरा यहां पर समझो, बाद में आपको कंडक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपको पता है ऐसे नोड जो है शुरुआत करता है किसकी, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की, और बाद में मेंटेन भी करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो जरा देखो ऐसे नोड ने क्या करता है बच्चा, इसने जनरेट करा एपी। व्हाट डू यू मीन बाय एपी, एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके क्या कराता है, एक कॉन्ट्रैक्शन कराता है, किसमें, दोनों के दोनों एट्रिया में। और एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन मतलब एट्रियल सिस्टोल होता है। अब एट्रियल सिस्टोल हो गया, दैट मींस कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ। इससे हुआ क्या बच्चा, जो एट्रिया थी बच्चा वो कैसी हो गई, वो हो गई बच्चा डीपोलराइज। क्या हो गई, एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन होता है ना, बिल्कुल ठीक है। तो जो है क्या हो गई बच्चा, एट्रिया हो गई डीपोलराइज। अब जैसे एट्रिया डीपोलराइज हो जाती है बच्चा, इसके बाद क्या होगा, ये जो है आगे जो है क्या होता है, आगे जो है बच्चा इसका कंडक्शन होता है। एबी नोड पे पहुंचता है, एबी नोड जनरेट कर रहे हैं, फिर एबी बंडल लेके जाता है, देन लेफ्ट एबी बंडल, राइट एबी बंडल, फिर पुरकिंजे फाइबर्स तक एक्शन पोटेंशियल पहुंच रहा है, फिर ये भी जनरेट कर रहे हैं। फिर ये जनरेट करते हैं तो क्या कराते हैं, ये कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन किसमें बच्चा, दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स में, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकल्स अगर बच्चा सिस्टोल कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स कैसे हो गए, वेंट्रिकल हो गए आपके डीपोलराइज, वेंट्रिकल हो गए डीपोलराइज। इस तरीके से आपका कंडक्शन पूरा का पूरा चलता है, ठीक है। बाकी ए बी नोड, ए बी बंडल, राइट ए बी बंडल, मैंने अभी अभी आपको बताइए क्या कराते हैं, कंडक्शन कराते हैं किसका, एक्शन पोटेंशियल का, कहां तक, वेंट्रिकल्स तक। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से जो है जनरेशन हुआ और आगे इन्होंने किस तरीके से कैरी आउट करा। तो भैया ऐसे नोड ने जनरेट करा एक्शन पोटेंशियल को, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कराया दोनों एट्रियाज में, एट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी कि एट्रिया हो गया आपके बच्चा डीपोलराइज, ठीक है। देन आगे क्या होता है, इसी को बच्चा वेंट्रिकल्स तक पहुंचाने के लिए, जिससे वेंट्रिकल्स भी क्या कर सकें आपके जो है कॉन्ट्रैक्शन में जा सकें, तो इसको वहां तक इस एक्शन पोटेंशियल्स को पहुंचाने में, कंडक्शन में मदद कौन कर रहा है, ए बी नोड कर रहा है, ए बी बंडल कर रहा है, लेफ्ट ए बी बंडल, राइट ए बी बंडल, ये सब मिलके जो है बच्चा पुरकिंजे फाइबर्स तक पहुंचा देते हैं। पुरकिंजे फाइबर आगे जाके क्या कर लेते हैं बच्चा, ये फिर कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं दोनों वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको देखने को मिलता है। ये तो मैंने अब आपको काफी ऊपर से बता दी साइकिल। अब जरा डिटेल में ये साइकिल समझने की कोशिश करते हैं, आओ देखो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बच्चा कार्डियक साइकिल। फिर क्या होता है कार्डियक साइकिल, अब एक बात बताओ,
एक कंप्लीट हार्ट बीट को लेते हैं, एक हार्ट बीट को लेते हैं। मैंने क्या कहा, कंप्लीट हार्ट बीट का मतलब क्या है, देखो इस तरीके से, ये देखो ये क्या हो रहा है, पर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो बच्चा ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की जो कहानी हुई ना, कॉन्ट्रैक्शन से लेकर रिलैक्सेशन की, इसको आप कहते हो एक कंप्लीट हार्ट बीट। तो इस एक कंप्लीट हार्ट बीट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। किसका होता है सर, एट्रिया का होता है, वेंट्रिकल्स का होता है। तो ये एट्रिया वेंट्रिकल्स का एक कंप्लीट हार्ट बीट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, ये जितने भी इवेंट्स होते हैं बच्चा, इन्हीं को आप कहते हो कार्डियक साइकिल। बताओ डेफिनेशन समझ में आई, हाँ या ना। डेफिनेशन कितनी इजी है, यानी कि एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान बच्चा आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो ये जो इवेंट्स आपके हो रहे हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इन्हीं को आप कहते हो कार्डियक साइकिल, इन्हीं को आप कहते हो कार्डियक साइकिल। देखो डेफिनेशन भी यहाँ मैंने लिख दी है, क्या है, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं बच्चा का किसके दौरान, ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, एक कंप्लीट हार्ट बीट के, इसी को आप कहते हो कार्डियक साइकिल। तो क्या होता है इवेंट्स का मतलब, इवेंट्स का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल, और रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल। किसका हो रहा है बच्चा, एट्रिया का हो रहा है और वेंट्रिकल्स का आपका हो रहा है। अब आपको पता है आपकी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट, और एक बीट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सर आपने अभी अभी हमें बताया कि ये जो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स, यानी कि इसको एक कंप्लीट हार्ट बीट कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। दैट मींस ये 72 बीट्स पर मिनट है, यानी कि हमारी एक मिनट के अंदर हार्ट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म हो रही हैं। बिल्कुल हाँ, कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म हो रही हैं। ये जो बीट्स हैं बच्चा, ये क्या है, कार्डियक साइकिल है। 72 बीट्स पर मिनट का मतलब क्या है, 72 कार्डियक साइकिल्स एक मिनट के अंदर आपका हार्ट क्या कर दे रहा है, परफॉर्म कर दे रहा है। अगर किसी की हार्ट बीट 72 है, अगर कोई रनिंग कर रहा है तो उसकी 120 हो सकती है, 130 हो सकती है। दैट मीन्स 130 कार्डियक साइकिल एक मिनट में उसका हार्ट कर दे रहा है किसी एथलीट का। तो हम इससे टाइम निकाल सकते हैं क्या, एक कार्डियक साइकिल का। तो जरा देखते हैं टाइम क्या निकल के आता है एक कार्डियक साइकिल का। अब जरा देखो, हमने कहा भैया 72 जो है किसमें होती है, हमें टाइम निकालना है ना। हम कहते हैं कि भैया 60 सेकंड के अंदर क्या होता है बच्चा, और सॉरी साइकिल्स निकालनी है ना, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तो 72 साइकिल्स को परफॉर्म करने में लगती हैं 60 सेकंड। तो एक साइकिल को कितना लगेगा, 60/72, यूनिटरी मेथड, बिल्कुल। तो 60/72 आप निकालोगे तो 0.8 सेकंड आएगा। दैट मीन्स जो एक कार्डियक साइकिल का टाइम होता है वो 0.8 सेकंड होता है, यानी कि 0.8 सेकंड के अंदर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है, रिलैक्स भी कर जाता है। अब इस 0.8 की हम कहानी पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 0.8 सेकंड की कहानी पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या किस किस तरीके से होता है। तो बच्चा जो एक्चुअल में आपकी कार्डियक साइकिल होती है ना, वो शुरुआत होती है किससे, उसकी जॉइंट डायस्टोल से। सर जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है, कभी आपने जॉइंट अकाउंट के बारे में सुना है? बिल्कुल सर, जॉइंट अकाउंट का मतलब होता है दो लोगों का, यानी कि एक अकाउंट को दो लोग एक्सेस कर सकते हैं, दोनों दो लोगों को मिला के आप जॉइंट कहते हो। तो जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट का मतलब यहाँ पर दो चैम्बर्स की बात हो रही है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स की। डायस्टोल मतलब रिलैक्स, यानी कि एट्रिया, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल जब सारे के सारे एक साथ रिलैक्स मोड में होते हैं, उसी को आप कहते हो जॉइंट डायस्टोल, उसी को आप कहते हो बच्चा मेरे साथ बोल, जॉइंट डायस्टोल। तो जो आपकी कार्डियक साइकिल की शुरुआत होती है ना बच्चा, वो एक्चुअल में उसकी शुरुआत होती है बच्चा किसके साथ, आपके जॉइंट डायस्टोल के साथ। यकीन मानिएगा इस तरीके से कार्डियक साइकिल आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ध्यान से सुनिए। कार्डियक साइकिल की शुरुआत होती है मेरे बच्चे जॉइंट डायस्टोल के साथ, यानी कि वो कंडीशन जब आपके हार्ट के चारों चैम्बर्स कैसे हैं, रिलैक्स हैं, चारों चैम्बर रिलैक्स हैं, यानी कि ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। सारे चैम्बर्स क्या हैं बच्चा, हार्ट के रिलैक्स स्टेट में है, उस समय कार्डियक साइकिल की शुरुआत होती है। पूरी कार्डियक साइकिल आपको समझ में आ रही है। जब मैं इस समय देखता हूं तो मुझे दोनों एवी वाल्व आपके क्लोज दिखते हैं। एवी वाल्व मतलब बच्चा ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब होता क्या है, इस समय जो है चारों चैम्बर्स रिलैक्स हैं, एबी वाल्व क्लोज है, यानी कि राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में ब्लड नहीं जा रहा, लेफ्ट एट्रिया से राइट, ओ क्या बोल रहा हूं मैं, होल्ड ऑन, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा रहा, क्यों, क्लोज है। कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व। सेम वे में जो है बच्चा आपके लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि आपका बाइकस्पिड वाल्व क्लोज है। तो इस समय हो क्या हो रहा होता है कि राइट एट्रिया तो रिसीव करता है बच्चा इम्प्योर ब्लड, कहां से, आपके वेना केवा से, वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। दूसरी तरफ जो लेफ्ट एट्रिया है बच्चा, वो रिसीव करता है प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, आपकी पल्मोनरी वेन्स
की मदद से इसके अंदर वो ब्लड आता है। कौन भेज रहा है? लंग्स से वो ब्लड आ रहा है जहां पर उसका ऑक्सीजनेशन हुआ है। ठीक है, अब आपको समझ में आया हो क्या रहा है? शुरुआत होती है कार्डियक साइकिल की जॉइंट डायस्टोल, यानी कि चारों चैम्बर्स आपके रिलैक्स स्टेट में हैं, दोनों के दोनों एबी वाल्व आपके क्लोज हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा होता है? आपका राइट एट्रिया को मिल रहा होता है इम्प्योर ब्लड, कहां से? वेना केवा से। लेफ्ट एट्रिया को मिल रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किससे? पल्मोनरी वेन से। अब आप एक बात बताओ, धीरे धीरे ये ब्लड आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, एट्रियास की फिलिंग होती जा रही है। पहले 10% फिलिंग हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, फिर 50 हुई, 60 हुई, 70 हुई, 80 हुई। एक बात बताओ, क्या इस ब्लड जैसे जैसे आता जा रहा है कुछ इसका प्रेशर नहीं होगा खुद का? भाई वजन तो होगा ना, वो क्या प्रेशर अप्लाई करेगा? किस पे करेगा? बाल्व इस तरीके से प्रेशर इन पे अप्लाई हो रहा है, बाल्व पे लगातार प्रेशर अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेना केवा और पल्मोनरी वेन से ब्लड आए जा रहा है। तो होता क्या है बच्चा, ये जो ब्लड यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है एट्रिया के अंदर, ये क्या करता है? ये ब्लड, दिस ब्लड इंक्रीज प्रेशर इन एट्रिया। ये क्या करता है बच्चा? प्रेशर बढ़ा देता है। और एक बात बताओ, जब इन बाल्व्स के ऊपर इस तरीके से प्रेशर पड़ेगा, इस तरीके से प्रेशर पड़ेगा, तो क्या नीचे की तरफ इस तरीके से झुकेंगे? नहीं झुकेंगे? बताओ हाँ या ना? जब आप पर जिम्मेदारियों का जो है क्या कहते हैं चलो इसे छोड़ते हैं। एक बात समझना, कभी आपने पेड़ देखा है? सपोज करो इस तरीके से पेड़ है, अभी पेड़ पे फल नहीं लगे, जब फल लग जाएंगे तो क्या फल की वजह से पेड़ भारी हो जाएगा? तो क्या पेड़ इस तरीके से थोड़ा झुक जाएगा? हाँ सर, झुक जाएगा, फल के वेट की वजह से। सेम वे में यहाँ क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है, तो इस तरीके से आपके वाल्व हैं, इन पे जोर पड़ेगा तो क्या इस तरीके से खुल जाएंगे? हाँ सर, ये खुल जाएंगे। तो आगे देख, खुलने के बाद क्या होगा? तो क्या होगा? सो एवी वाल्व ओपन। इस प्रेशर से क्या होगा बच्चा? ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ये ओपन हो जाएंगे, ब्लड फ्लो करना शुरू कर देगा। कहां से कहां? एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ, यानी कि राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड जाने लगेगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड जाने लगेगा। इस तरीके से लगभग 70% जो है बच्चा आपके वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो जाएगी। और बताओ, क्या इस फिलिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी खर्च हुई? नहीं सर, प्योरली क्या हुआ? जो चीज होती है सर, क्या होता है? वजन सर। नीचे क्या लग रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी भैया खींच रही है ना। तो वो क्या रहा है? ब्लड जैसे जैसे इकट्ठा होता जा रहा है, उसका वेट एड ऑन होता जा रहा है। वो क्या कर रही है? दबाव बना रही है, इस तरीके से वो खुल जाते हैं। और लगभग 70% वेंट्रिकल्स आपके खुद ब खुद भर जाते हैं, यानी कि 70% पैसिव फिलिंग हो जाती है बिना किसी एनर्जी को खर्च करे। तो जॉइंट डायस्टोल में आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है? बताओ हाँ या ना? यहां तक देखो, कहानी समझना बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से सुनो। कार्डियक साइकिल भी है, कार्डियक साइकिल की शुरुआत होती है जॉइंट डायस्टोल के साथ। सारे के सारे चैम्बर, सारे चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में हैं, दोनों एवी वाल्व आपके क्लोज पड़े हैं। ठीक है, होता क्या है इस कंडीशन में? आपका ब्लड आ रहा है किस? वेना केवा और जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू बच्चा राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है। ये ब्लड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अपना प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो एवी वाल्व पर इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि वो इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। इस तरीके से बिना कोई एनर्जी खर्च करे 70% आपके वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे। इसको आप कहते हो पैसिव फिलिंग। अब क्या होगा? अब बचा कुछ 30% और वहां पर ब्लड है, किसमें? एट्रिया में। सर वो कैसे आएगा? अब उसके अंदर इतना खुद का वेट नहीं है कि वो इसको वापस से इस तरीके से कर सके और आ सके। तो होता क्या है? अब आपके जो है कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। तो सबसे पहले होता है बच्चा एट्रियल सिस्टोल, जो कि आपका चलता है 0.1 सेकंड के लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो 0.8 सेकंड वाली कहानी को लेके हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, जो कि बुक्स भी आपकी समझाती हैं, क्योंकि हम ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट मानते हैं। तो इससे हमारा जो निकल के आता है एक कार्डियक साइकिल का टाइम, वो निकल के आता है 0.8 सेकंड, जिसमें से 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है? एट्रिया में बच्चा सिस्टोल होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे? यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चा ऐसे नोड। ऐसे नोड की पोजीशन बता दो मुझे। एक अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। तो ये क्या करती है? जनरेट करती है किसको? एक्शन पोटेंशियल को। जैसे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी तो क्या हो जाएगा? एट्रिया आपके डीपोलराइज कर जाएंगे, यानी कि दोनों एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे ही एट्रिया में बच्चा कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस तरीके से पिचका दिए गए, तो बचा कुचा जो 30% ब्लड होता है बच्चा, वो भी बचा कुचा ब्लड फ्लो कर जाएगा। कहां से कहां? एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ, एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ। तो देखो रेस्ट 30% फिलिंग हो जाएगी किसकी बच्चा? वेंट्रिकल्स की। और कहां से कहां होगी बच्चा? वो ब्लड फ्लो कर रहा है कहां से कहां? एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ। और एक बात बताओ, अब इस 30% ब्लड को फ्लो कराने के लिए क्या मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ी? बच्चे फ्री में नहीं हो रहा, एनर्जी लगती है, एटीपी चाहिए। तो इसके लिए बच्चा एनर्जी लग रही है। तो क्या मैं इसको एक्टिव फिलिंग कहूंगा? उसको मैंने कहा था पैसिव फिलिंग, ये थी एक्टिव फिलिंग। तो बच्चा यहां पर आपको देखने को मिली एक्टिव फिलिंग। अब जरा देखो ध्यान से,
जब बच्चा ये फिलिंग चल रही होती है वेंट्रिकल्स की, ये 30% बची कुची, इस समय क्या होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चा आपके रिलैक्स स्टेट में, यानी कि वेंट्रिकल्स होते हैं डायस्टोल में। और जब बच्चा ये पूरी की पूरी फिलिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको देखने को मिलता है कि भैया अब हर वेंट्रिकल के पास, यानी कि राइट वेंट्रिकल के पास कितना है, 120 ml ब्लड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी है 120 ml ऑफ ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी है 120 ml ऑफ ब्लड। तो आपको समझ में आ गया, जब ये फिलिंग चल रही थी वेंट्रिकल्स आपकी कौन सी स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में है। और अब दोनों ही वेंट्रिकल्स के पास, यानी कि राइट वेंट्रिकल के पास भी 120 ml ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी 120 ml ब्लड है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जरा देखो। देखो, नाउ वेंट्रिकल्स डायस्टोल इज एंडिंग। अब होगा क्या बच्चा, अब इनके अंदर ये ब्लड आ चुका है, अब इस ब्लड को इन्हें आगे भेजना है। दैट मीन्स अब इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ जोर लगाना पड़ेगा, जोर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब जरा देखो, तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या है, रिलैक्स स्टेट में यानी कि डायस्टोल में, यानी कि अब इनका डायस्टोल एंड होने वाला है। और डायस्टोल एंड होने से पहले इनके पास कितना ब्लड है, ईच वेंट्रिकल के पास आपका 120 ml ऑफ ब्लड है। इसी को, ये जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, इसी को आप कहते हो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो भैया नाउ वेंट्रिकल्स डायस्टोल इज एंडिंग, अब वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म होने वाला है, और हर वेंट्रिकल के पास कितना ब्लड है, ईच वेंट्रिकल है 120 ml ऑफ ब्लड। अब हर वेंट्रिकल के पास लगभग बच्चा आपका 120 ml ब्लड है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड यहाँ पर आपका प्रेजेंट है बच्चा, इसी को आप कहते हो क्या, इसी को आप कहते हो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि डायस्टोल के एंड होने से पहले जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपका हार्ट के अंदर, यानी सॉरी हार्ट के अंदर नहीं, जो आपके दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट है, ईच वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट है, उसी को आप कहते हो ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि 120 ml आपका आता है। डायग्राम भी मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है, दोनों ही चैम्बर्स में 120 ml ब्लड मैंने आपको बता दिया है। तो ईडीवी समझ में आ गया, यानी कि वेंट्रिकल्स के डायस्टोल से पहले, वेंट्रिकल्स के डायस्टोल के एंड होने से पहले जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब जरा आगे देखें, अब वेंट्रिकल्स में 120 ml ब्लड पड़ा हुआ है, अब इसको क्या करना है, इसको आगे पहुंचाना है। आगे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल लंबी कहानी होती है, यहीं पर सारा कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से। वेंट्रिकल सिस्टोल चलता है बच्चा आपका 0.3 सेकंड के लिए, आपने देखा एट्रियल सिस्टोल चला था बच्चा आपका 0.1 सेकंड के लिए, बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है, एट्रियल सिस्टोल चला था आपका 0.1 सेकंड के लिए। अभी मैंने एट्रियली बोला था ना पहले, हाँ एट्रियली बोला होगा, ठीक है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है 0.3 सेकंड के लिए। इस समय होता क्या है, जब आपके वेंट्रिकल सिस्टोल में जाते हैं तो एट्रिया भैया चले जाते हैं किसके अंदर, आपके रिलैक्सेशन में। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब है बच्चा डायस्टोल में, किस में चले गए, डायस्टोल में चले गए। जब वेंट्रिकल्स आपके किस में गए, वेंट्रिकल्स जब आपके कॉन्ट्रैक्शन में गए, किस में गए, सिस्टोल में गए। होता क्या है, जैसे बच्चा इस सिस्टोल में जाएंगे, एक बात बताओ, जैसे ऐसे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या एक वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज करेगा, सर बिल्कुल करेगा। वेंट्रिकल्स का क्या करेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब ये प्रेशर इंक्रीज करता है तो इससे क्या हो जाता है, क्लोजर हो जाता है किसका, एबी वाल्व का। एबी वाल्व मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। अब इनको बंद करना क्यों जरूरी है, इनको बंद करना इसलिए जरूरी है, देखो इस तरीके से ओपन पड़े हैं, ठीक है, नीचे से दबाव बन रहा है, तो बच्चा दबाव बनेगा तो ये ब्लड के चांसेस हैं कि प्रेशर की वजह से कहीं इनका बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, कहीं वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ना चले जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो दरवाजे खुले पड़े हैं इनको बंद कर दो। फिर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा अगर ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा प्रेशर से, तो इन दरवाजे से टकरा के वापस से नीचे आ जाएगा, यही तो होगा। तो होता क्या है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, सबसे पहला काम होता है ये एवी वाल्व, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व इस तरीके से बंद होते हैं। देखो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे कि बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए इस ब्लड का, किसमें, एट्रिया में। और जब ये बंद होते हैं, तो जब दरवाजे बंद होते हैं तो एक आवाज क्रिएट होती है, और आपको पहली हट की साउंड सुनाई देती है, जिसको आप कहते हो लव, जिसको आप कहते हो लव, जो आपको दिल में सुनाई देते हैं, धक 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 धक, वो होती है बच्चा लव टप लव टप लव टप लव टप लव टप, आपको सुनाई पड़ती है लव। फर्स्ट हार्ट की साउंड होती है, कब देखने को मिलती है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखने को मिलती है, जिसमें क्लोजर होता है किसका बच्चा, एवी वाल्व का। तो क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया है या ना, मुझे बताना। तो क्लोजर हो जाता है एवी वाल्व का, क्यों क्यों होता है, क्यों, जिससे कि बैकवर्ड फ्लो ना हो किसका, ब्लड का, किसके अंदर, एट्रिया के अंदर। और इसकी बदौलत बंद होने की वजह से पहली हर्ट की साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है बच्चा, जिसको आप कहते हो लव, LUV, जिसको आप कहते हो बच्चा लव, जिसको आप कहते हो लव। आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, जरा देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जरा देखना होगा क्या, अब बच्चा धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, 0.3 सेकंड तक चलता है, वहां सिर्फ 0.1 तक चला था,
0.3 तो फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ेगा, फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ेगा, फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ेगा। और जैसे जैसे बढ़ता है, होता क्या है, जो सेमिल्यूनर बाल्व है बच्चा, जो आपका गार्ड कर रहे हैं किसको, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को, वो हो जाते हैं ओपन, वो हो जाते हैं ओपन। और जैसे ही ये ओपन होते हैं तो आपका ब्लड कहाँ की तरफ जाना शुरू कर देगा, ब्लड फ्लो करना शुरू कर देगा। किसमें फ्लो करना शुरू कर देगा बच्चा, फ्लो करना शुरू कर देगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। और इस तरीके से क्या होता है, जो आपका ईच वेंट्रिकल होता है, जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो आपका क्या कर देता है, पंप कर देता है 70 ml ऑफ ब्लड। और इसी को आप कहते हो स्ट्रोक वॉल्यूम, इसी को आप कहते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी निकली, 70 ml। ठीक, आपको समझ में आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है भैया। जब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, वेंट्रिकल्स में, तो उस दौरान वो जो ईच वेंट्रिकल है वो आपका 70 ml ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है। यानी कि 70 ml ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, 70 ml ब्लड आपके एओर्टा में चला गया। तो ये जो 70 ml गया है इसी को आप कहते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, आया था 120, गया है 70, बच कितना गया, 50। अब इस 50 का भी तो हिसाब होगा, आगे देख होता क्या है। फिर जो अमाउंट ऑफ ब्लड तेरा बच जाता है किसमें, ईच वेंट्रिकल में, और ये कब बचा है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल के एंड होने पर, इसी को आप कहते हो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको आप कहते हो ईएसबी, जिसको आप कहते हो ईएसबी, जो कि निकल के आता है 50 ml। तो अब इससे मुझे एक चीज मिलती है कि भैया जो ईडीवी होती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को मिला के आपको मिल जाती है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताऊं, देख सुन। सबसे पहले हमने बात करी थी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि जब आपका जो है बच्चा, जब आपके रिलैक्स थे वेंट्रिकल्स तो उनके अंदर टोटल ब्लड कितना इकट्ठा हो गया था, 120। यानी कि जब उनका डायस्टोल एंड होने वाला होता है उस समय जो उनके अंदर ब्लड होता है, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होती है वो होती है 120। और जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड उस समय प्रेजेंट होती है जो कि 120 ml है, उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब आपके वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तो सिस्टोल के दौरान वो लगभग 70 ml ब्लड को जो है बच्चा क्या करते हैं, ईच वेंट्रिकल पंप कर देता है। यानी कि एओर्टा में 70 ml चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में 70 ml चला गया, इसको आप कहते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। बच कितना गया, 50 ml। तो ये जो 50 ml होता है बच्चा कुछ, इसको कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि सिस्टोल के एंड होने पर जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपके ईच वेंट्रिकल यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में बच जाता है, उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो 50 ml आता है, जो कि कॉमन सेंस की बात है। 120 आया, 70 दे दिया, तो बच कितना गया, 50 ml। इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिलता है ईडीवी इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस ईएसबी। याद रखना जरूरी है, अगर उन्होंने पेपर के अंदर वैल्यूज को चेंज कर दिया तो आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली कर ले जाओगे क्वेश्चन को, नहीं तो अटके रह जाओगे। ठीक है, देखो अब हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है बच्चा, वेंट्रिकल्स ने भी सिस्टोल कर लिया। अब इसके बाद शुरू होता है बच्चा जॉइंट डायस्टोल। इसके बाद शुरू होता है जॉइंट डायस्टोल, जहां से कहानी शुरू हुई थी। 0.4 सेकंड तक ये चलता है। 0.1 के लिए क्या चला था, याद कर, 0.1 के लिए चला था सर वेंट्री आपका एट्रिया का सिस्टोल। फिर अगले 0.3 सेकंड के लिए चला था वेंट्रिकल्स का सिस्टोल। फिर बच्चे कुछ 0.4 के लिए चलता है जॉइंट डायस्टोल, यानी कि दोनों चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में, क्योंकि चलता है 0.4 सेकंड के लिए। सर 0.1, 0.3, 0.4, 0.8 पूरा कार्डियक साइकिल का हिसाब मिल गया आपको, बिल्कुल मिल गया सर। अब देख जरा ध्यान से, होता क्या है, अब बच्चा वेंट्रिकल्स तेरे क्या चले जाएंगे, डायस्टोल में चले जाते हैं सिस्टोल के बाद। और एट्रिया तो पहले से ही बच्चा किस में है, तेरे रिलैक्स स्टेट में, डायस्टोल में। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, इसलिए हम इसको कहते हैं बच्चा तेरा जॉइंट डायस्टोल। और जैसे जैसे तेरे बच्चा वेंट्रिकल्स किस में जाते हैं, डायस्टोल में जाते हैं, तो एक बात बता, धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज करेगा, सर बिल्कुल करेगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, जो है तेरा कॉन्ट्रेक्शन जो है अब खत्म हो गया। ठीक है, वो धीरे धीरे रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं, तो होगा क्या, वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो कम होने लगेगा। और जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होने लगता है तो इससे क्या हो जाता है, इससे क्लोजिंग हो जाती है सेमिल्यूनर बाल्व की। क्लोजिंग इसलिए हुई है क्योंकि जिससे कि बच्चा कहीं आपके बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए ब्लड का, यानी कि जो ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में है कहीं वो वापस से बैकवर्ड फ्लो करके आपके किस में आना आ जाए, वेंट्रिकल्स में। और वापस क्यों आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर अब डिक्रीज कर गया है। प्रेशर डिक्रीज कर गया है तो चांसेस है वापस आ जाए, तो ये वापस ना आए, इसलिए उन सेमिल्यूनर बाल्व को बंद कर दिया जाता है। दरवाजे फिर से बंद हुए, इसका मतलब क्या है, दरवाजों का बंद होना, दरवाजों का बंद होना क्या होगा, इससे एक आवाज बनती है जो कि सेकंड हर्ट की साउंड होती है। एज अ रिजल्ट सेकंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको आप कहते हो डब। तो आपको लब डब सुनाई पड़ती है, जिसको आप धक धक कहते हो।
इसके बाद क्या होगा बच्चा, और फर्दर आपका क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर आपका क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, इससे क्या होगा, एवी वाल्व आपके जो है क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और ये खुले क्यों, क्योंकि अब प्रेशर एग्जर्ट करा गया किसके द्वारा, जो ब्लड एट्रिया में आया है किससे रिसीव हुआ, वेना केवा से, और जो पल्मोनरी से रिसीव हुआ है। ठीक है, वंस अगेन क्या होगा, फिर से बच्चा ये जो ब्लड ने प्रेशर लगाया है ये नीचे करके फ्रीली फ्लो कर जाएगा किसमें, वेंट्रिकल्स में। 70% पैसिव फिलिंग फिर से हो जाएगी, और ये साइकिल फिर से उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से आप अभी पढ़ के आए हो। क्या आपको पूरी साइकिल समझ में आ गई, हाँ या ना मुझे बताओ। मैं एक बार पूरी साइकिल बताऊं फिर से, सुन मेरी बात। शुरुआत हुई थी तेरे जॉइंट डायस्टोल, चारों चैम्बर रिलैक्स थे, एबी वाल्व बंद थे, ब्लड तेरा राइट एट्रिया में आ रहा है वेना केवा से, लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है पल्मोनरी वेन से। अब ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है, ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है, प्रेशर बनाता है, प्रेशर बनने से क्या होता है, एवी वाल्व खुल जाते हैं, एवी वाल्व खुले, वो ब्लड जो है क्या कर गया बच्चा, जो है उसका जो है खुद ब खुद वो फ्लो करने लगा किसमें, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। इस तरीके से वेंट्रिकल्स में लगभग पैसिव फिलिंग आपकी हो जाती है, कितनी 70% पैसिव फिलिंग उनकी हो जाती है। बाकी बच्चे कुछ 30% को उसके अंदर डालने के लिए एट्रिया तेरे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कितने टाइम के लिए करते हैं, 0.1 सेकेंड के लिए तेरे एट्रियास क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसके थ्रू क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा किसने, ऐसे नोड ने। आपका बचा कुछ 30% भी ब्लड वापस पहुंच गया किसके अंदर, किसके अंदर पहुंच गया, आपके वेंट्रिकल्स में। इस तरीके से 100% ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आ गया। ठीक है, अब ये जो ब्लड इकट्ठा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ये जो है कब, इस समय वेंट्रिकल्स किसमें, डायस्टोल में, यानी कि डायस्टोल अब उनका एंड होने वाला है। और डायस्टोल एंड होने से पहले जितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड उनके हट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है, ईच वेंट्रिकल में, याद रखना है बच्चा, ईच वेंट्रिकल में, दोनों वेंट्रिकल में मिला के नहीं, ईच वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इकट्ठा होता है वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड पर, उसी को आप कहते हो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि आपकी 120 ml निकल के आती है। क्योंकि अब उनका डायस्टोल एंड होने वाला है और सिस्टोल शुरू होने वाला है। अब 120 ml उनके पास आ चुका है। अब होगा क्या, अब शुरू होता है बच्चा सिस्टोल। सिस्टोल होगा, एट्रिया किस में गए बच्चा, रिलैक्सेशन में। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में होगा आपका सिस्टोल। ये कितनी देर के लिए चलता है, 0.3 सेकंड के लिए चलता है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन होता है बच्चा, आपका प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, चांसेस है कि जो ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में वो एट्रिया में वापस ना चले जाए। तो सबसे पहला काम क्या काम होता है, एवी वाल्व को क्लोज करना। इसके क्लोज होने से सबसे पहले हट की साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं लव। फिर फर्दर प्रेशर और इंक्रीज होता है, समझ रहे हो, याद करो, फर्दर प्रेशर और इंक्रीज होता है। फर्दर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जिससे क्या होता है बच्चा, आपके जो आपका सेमिल्यूनर बाल्व है जो कि गार्ड कर रहा है किसको बच्चा, वो आपके गार्ड कर रहा है किसको, पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी और बच्चा एओर्टा को। वो क्या कर जाते हैं, ओपन कर जाते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। और इस तरीके से क्या होता है, लगभग जो है बच्चा 70 ml ब्लड जो है पंप कर दिया जाता है। ईच वेंट्रिकल्स क्या करती है, सिस्टोल के दौरान 70 ml ब्लड दे देती है। इसी को आप कहते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। आया था 120, चला गया 70, 50 बच गया। तो अब होता क्या है, आपको पता है सिस्टोल जो है क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। तो सिस्टोल के एंड होने से पहले जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपके ईच वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है उसी को आप कहते हो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि आपका 50 ml निकल के आता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बच्चा, यहाँ भी तेरा कॉन्ट्रेक्शन एंड हो गया। तो अब क्या आ जाता है, अब आ जाता है जॉइंट डायस्टोल, यानी कि वो तो पहले से ही आपके किस में है, रिलैक्स स्टेट में है, कौन, एट्रिया। आपके जो है वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेट में बच्चा चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, जो कि 0.4 सेकंड के लिए आपका बच्चा चलता है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे बच्चा वेंट्रिकल्स में आपका जो है क्या शुरू हुआ, डायस्टोल शुरू हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या करता है बच्चा, डिक्रीज करता है। वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होता है, इस जैसे ही डिक्रीज होता है तो चांसेस होते हैं कि बच्चा जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में उसका बैकवर्ड फ्लो हो सकता है। तो सबसे पहला काम करा जाता है सेमिल्यूनर बॉल को बंद करा जाता है। जैसे ही सेमिल्यूनर बॉल बंद हुए बच्चा, आपको जो है सेकंड हर्ट की साउंड सुनाई पड़ती है जिसको आप कहते हो बच्चा डव। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चा, फर्दर और प्रेशर डिक्रीज करता है। और जैसे ही वो फर्दर और प्रेशर बच्चा आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसी दौरान क्या होता है बच्चा, आपके एट्रिया और एट्रियाज में क्या हो रहा है, आपका जो है ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है। कहाँ से, आपके वेना केवा से और आपके पल्मोनरी वेन से। फिर ये ब्लड आता जा रहा है, ये फिर और प्रेशर बढ़ाएगा, फिर से वापस अगेन वो दरवाजे खुलेंगे, 70% पैसे फिलिंग होगी और ये साइकिल चलती रहेगी। दो बार रिपीट कर दी है सेम कहानी। ठीक है, अभी आगे एक और बार हो जाएगी। जरा देखो, ये बच्चा मैंने आपको बताया है क्या, जरा देखो, एक तरफ मैंने बनाया है बच्चा एट्रिया, एक बनाया है वेंट्रिकुलर। मैंने यहाँ पर 0.1 से लेके 0.8 पूरी की कहानी दे दी है।
जिसको मैंने हाईलाइट करा है वो है आपका सिस्टोल। इस तरीके से लाइन खींची है, जहां पर लाइन नहीं खींच रही है वो है डायस्टोल। तो देखो एट्रिया सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल करता है, बाकी बच्चों कुछ 0.7 के लिए क्या कर रहा है, डायस्टोल। जबकि वेंट्रिकल जो है बच्चा 0.2 से लेके 0.4 तक यानी कि 0.3 सेकंड के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल करता है। बाकी बच्चे कुछ 0.5 सेकंड के लिए क्या करता है, डायस्टोल करता है। पूरी कार्डियक साइकिल होती है बच्चा 0.8 सेकंड की। जरा देखो एट्रिया सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकंड का, दोनों को ऐड कर दो आपको देखने को मिलेगा 0.8 सेकंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है बच्चा 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.8 सेकंड का, दोनों को ऐड कर दो आपको देखने को मिलती है वेंट्रिकल साइकिल 0.8 सेकंड की। तो इस तरह के इवेंट आपको एक पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल में देखने को मिलते हैं। 0.8 सेकंड में क्या क्या हो रहा है, ये डायग्राम आपको क्लियरली बता रहा है एट्रिया ने कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा, वेंट्रिकल्स ने कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा और कब उन्होंने रिलैक्सेशन करा। पूरी कहानी आपके सामने है। अब आप किसी को भी बता सकते हो, कोई आपसे पूछेगी एट्रिया कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और एट्रियल डायस्टोल होता है बच्चा 0.7 सेकंड के लिए। आगे देखें, आओ देखो, ये देखो ये एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट का आपको डायग्राम दे रखा है। ये देखो एपेक्स वाला पार्ट है हार्ट का, ये जो है कौन सा होता है, बेस वाला पार्ट होता है, ठीक है। एओर्टा यहाँ पर आपको दिख रहा है, पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, पल्मोनरी वेन दिख रही है, लेफ्ट एट्रिया दिख रहा है, यहाँ पर आपको अच्छा वेना केवा दिखाई है, साइनो एट्रियल नोड भी दिखा दी, यहीं पर एवी नोड भी दिखा दी, राइट एट्रियम आपको दिख रहा है, कॉर्डेट टेंडन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट से फाइबर्स हैं। राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, यहाँ पर बंडल ऑफ हिस इन्होंने दिखा दिया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आपको दिख रहा है। तो भैया ये सेक्शन दे रखा है किसका, ह्यूमन हार्ट का। सब कुछ इन्होंने एक ही डायग्राम में दिखा दिया, जो कि ओरिजिनली आपका हार्ट कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। बट जब भी आपको समझना होगा बच्चा, बॉक्स डायग्राम सबसे बेहतरीन होता है समझने के लिए, एक एक कनेक्शन उसके अंदर क्लियरली आपको देखने को मिलता है। अब जरा ध्यान से देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर जो ईच वेंट्रिकल होता है वो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकाल देता है। चलो मिनट छोड़ो, मुझे तुम एक साइकिल में ही बता दो, जब एक कार्डियक साइकिल होती है तो कितना जो है एक वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट कर देता है। पंप आउट यानी कि सिस्टोल हो रहा होगा वेंट्रिकल का, तो एक वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान जो ब्लड आपका पंप करती है बच्चा ईच वेंट्रिकल, वो कितना करती है सर, कुछ 70 ml करती है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब यहाँ पर मिनट की बात चल रही है, यानी कि एक मिनट के अंदर जितनी कार्डियक साइकिल होंगी आप उसको इंटू कर दो किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम से, आपको मिल जाएगा वो ब्लड जो ईच वेंट्रिकल एक मिनट में पार करता है, पंप करता है। और इसी को आप कहते हो बच्चा कार्डियक आउटपुट, यानी कि ये आपसे पूछना चाहता है कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो कार्डियक आउटपुट का आपको यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिलता है, जो कि आपको देखने को मिलता है बच्चा स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज एसबी इनटू हार्ट बीट। हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दो किसका, स्ट्रोक वॉल्यूम का, आपको कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा, जो कि आपको देखने को मिलता है लगभग 5 लीटर पर मिनट, यानी कि ईच वेंट्रिकल लगभग एक मिनट में बच्चा 5 लीटर ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। कौन, ईच वेंट्रिकल, ठीक है। इसी को आप कहते हो कार्डियक आउटपुट। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। हेल्दी इंडिविजुअल का जो कार्डियक आउटपुट होता है लगभग आपको देखने को मिलता है 5 लीटर पर मिनट। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट या हार्ट रेट, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वो आपको कोई भी हाइपोथेटिकल वैल्यू दे सकते हैं, आपसे पूछ लेंगे बताओ भैया इस पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम इतना है, अगर वो स्ट्रोक वॉल्यूम ना दें पर आपको जो है क्या दे दें, आपको बच्चा आपको दे दें ईडीवी और ईएसबी दे दें, फिर भी आप क्या निकाल सकते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से। आप जानते हो ईडीवी इक्वल्स टू वॉट, एसबी प्लस ईएसबी, ठीक है। आप उस फॉर्मूले से स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लोगे और कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, हार्ट रेट का। आगे देखो, तो ह्यूमन के पास बच्चा एक एबिलिटी होती है, ह्यूमन बॉडी के पास एबिलिटी है क्या चेंज करने की, वो चेंज कर सकते हैं अपना स्ट्रोक वॉल्यूम और आपका हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। सो वी कैन आल्सो चेंज द कार्डियक आउटपुट। अब आपको पता भी है कार्डियक आउटपुट जो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है, और एक इंसान हार्ट रेट बदल सकता है। आपको पता है आप अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो आपकी कॉमन सेंस की बात है हार्ट रेट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स आपकी कार्डियक आउटपुट भी उस समय बढ़ चुकी है, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बच्चा चेंज करा जा सकता है, पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिनके थ्रू आपका स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है। जो एथलीट होते हैं ना बच्चा, उनका स्ट्रोक आपका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है एथलीट का, क्यों, क्योंकि उनकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो ज्यादा होती है।
क्यों? क्योंकि वो ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं जिसकी मदद से वो अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो कार्डियक आउटपुट जो होती है बच्चा एक एथलीट की वो ज्यादा होती है किससे? कार्डियक आउटपुट एक ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है इनके पास लार्जर स्ट्रोक वॉल्यूम देखने को मिलती है। आगे जरा देखें अब देखो मैंने फिर से जो है आपको एक डायग्राम के थ्रू पूरी कार्डियक साइकिल इससे भी समझी जा सकती है। जरा देखो अंदर की तरफ जो बच्चा इनर सर्कल है वो आपका बताता है एट्रिया को, जिसके आगे मैंने इनर लिख भी दिया है, और वेंट्रिकल जो है वो आउटर सर्कल में आपके प्रेजेंट है। अब जरा देखो 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है? एट्रिया होते हैं बच्चा सिस्टोल में, वेंट्रिकल्स होते हैं डायस्टोल में। यहां पर मैंने इनर सर्कल को हाईलाइट भी कर दिया है, 0.1 सेकंड तक ये चलता है। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद जो अगले 0.3 सेकंड होता है उसमें क्या होता है? एट्रिया तो बच्चा होते हैं डायस्टोल में और वेंट्रिकल होते हैं सिस्टोल में। अब होता क्या है यहीं पर बच्चा फर्स्ट हार्ट साउंड आपको सुनाई पड़ती है। आपको फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई पड़ती है? क्या इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं? बिल्कुल सर, आप हमें इसका रीजन बता चुके हो। तो फर्स्ट हार्ट साउंड आपको सुनाई पड़ी जिसको आप कहते हो लव, जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से आपको सुनाई पड़ती है। और होता क्या है इसके अंदर क्लोजर होता है एबी वाल्व का, इसलिए मैंने जस्ट इसकी स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको 0.3 सेकंड की स्टार्टिंग में ही आपको लव बना के दिखा दिया। अब सेकंड हार्ट साउंड आपको कब सुनाई पड़ती है? इसको कहते हैं बच्चा डब, और आपको वेंट्रिकुलर जब डायस्टोल में जाते हैं तब आपको ये सेकंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ती है। ठीक है, जो कि आपके क्लोजर की वजह से सुनाई पड़ती है सेमिल्यूनर वाल्व के। फिर इसके बाद अगले 0.4 सेकंड के लिए चलता है बच्चा जॉइंट डायस्टोल, और इसी जॉइंट डायस्टोल के दौरान आपका क्या होता है? इसी जॉइंट डायस्टोल के दौरान आपके जब इसका एंड होने वाला होता है तब लगभग 70% फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स की पैसिवली। तो क्या ये पूरी की पूरा जो डायग्राम है बच्चा पूरी साइकिल को आपका एक्सप्लेन कर रहा है? बताओ है ना? आपको पता है जब वेंट्रिकल्स बच्चा सिस्टोल करते हैं उससे प्रेशर जो है क्या करता है? इंक्रीज करता है वेंट्रिकल्स का। तो चांसेस होते हैं कि ब्लड वापस से एट्रिया में चले जाए। तो उस समय सबसे पहला काम क्या होता है? हार्ट के जो एबी वाल्व को क्लोज करना। तो आप देख रहे हो जब 0.3 सेकंड आपकी शुरुआत हो रही है 0.1 के बाद, तो मैंने जस्ट वहीं पर ये एरो बना के दिखाया है आपको कि पहली हार्ट साउंड लव यहाँ पर आपकी प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम ही ये होता है, क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल, पूरी ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना बच्चे, पूरी साइकिल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज एकदम एक्यूरेटली एज इट इज याद करनी है, यानी कि आप सोच रहे हो ये उससे अलग है, अलग नहीं है बच्चा, ये भी एक तरीका है पढ़ाने का। इस तरीके से भी काफी लोग समझाते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। बट पहले आप अगर बेसिक तरीके से लिख लिख के, जिस तरीके से मैंने आपको भी पढ़ाया उस तरीके से आप पढ़ ले तो तब इजीली इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन डेवलप होती है। अब इस पूरे डायग्राम से मुझे पता लग रहा है कि यार कौन कितने सेकंड के लिए कहां पर है, कौन कितने सेकंड के लिए डायस्टोल कर रहा है, कौन कितने सेकंड के लिए सिस्टोल कर रहा है, पूरी साइकिल की क्या हालत है, कौन सी हट की साउंड कब प्रोड्यूस हुई है, कितनी देर तक क्या चला है, कब कब 70% फिलिंग हुई है, क्या हुआ है, सारी चीजें इस डायग्राम से पता लग रही हैं। आगे देखो, देखो अब क्वेश्चन आता है भैया ड्यूरेशन बताओ लव और डब के बीच में। तो देखते हैं पहली लव की लव कहां पर प्रेजेंट हुआ बच्चा? लव स्टार्टिंग में प्रेजेंट हुआ, डब कहां पर हुआ? इसके एंड में हुआ, किसके? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के। तो क्या दोनों के बीच में 0.3 सेकंड का ही अंतर होगा? बिल्कुल। बट जब आप ड्यूरेशन निकालोगे किसके बीच की? डब और लव के बीच की, तो ये आपको देखने को मिलती है 0.5 सेकंड। जरा ध्यान से देखो, क्या बच्चा जो है आपकी सेकंड साउंड यहाँ पर सुनाई देती है, फर्स्ट साउंड यहाँ पर सुनाई देती है, काउंट कर लो, 0.4 सेकंड ये हो गए, 0.1 सेकंड ये हो गया, तो 0.5 सेकंड पूरा आ गया, हाँ या ना बता मुझे। तो तुझे पता लग गया भैया। अगर कोई तुझसे पूछे लव और डब के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 0.3। बट जब वो डब और लव के बीच की पूछे तो तू बताएगा 0.5। ठीक है, अब देख हर्ट साउंड। तो होता क्या है, हर कार्डियक साइकिल के दौरान आपको दो हर्ट की प्रोमिनेंट का मतलब होता है क्लियरली सुनाई पड़ती है, दो हर्ट साउंड आपको क्लियरली प्रोड्यूस होती है बच्चा। एक होती है फर्स्ट हर्ट साउंड को कहते हैं बच्चा लव, दूसरी होती है आपकी डब। अब पता है इनको बोलते कैसे हैं? मैं तो बोल के दिखाऊं, लव डब लव डब लव डब लव डब। एक चीज नोटिस करी, लव इंटेंसिटी कम है, ड्यूरेशन लंबी है, डब इंटेंसिटी ज्यादा है, ड्यूरेशन कम है, लव डब लव डब लव डब। देख रहे हो? तो आपको क्या पता लगा? पिच जो है बच्चा क्या है लव की, वो कम है, ड्यूरेशन लंबी है, डायग्राम भी बता रहा है। पिच जो है किसकी? डब की हाई है, बट ड्यूरेशन कैसी है? शॉर्ट है। ठीक है, आपको लव कब सुनाई पड़ती है? बिगनिंग में। किसके बिगनिंग में? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगनिंग में। और किस वजह से ये आवाज प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एबी वाल्व। और जो है आपको बच्चा डब कब सुनाई पड़ती है?
कब सुनाई पड़ती है? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की शुरुआत होती है बच्चा, तब आपको सेकंड हार्ट साउंड डब सुनाई पड़ती है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर बाल्व, सेमील्यूनर बाल्व के क्लोजर की वजह से। बताओ, एक एक चीज क्लियर हो गई आपके दिमाग में, सेट हो गया? आगे बढ़े, जरा देखो। अब देखो, ये जो हर्ट साउंड होती है ना बच्चा, इसको आप सुन सकते हो, और किसके थ्रू सुनते हो? आप सुनते हो बच्चा एक यंत्र के थ्रू जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। देखा है, डॉक्टर लगाते हैं कान में, चेक करते हैं तो हर्ट साउंड सुनते हैं। और ये जो हर्ट साउंड होते हैं ना बच्चे, बहुत ही ज्यादा जो है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस बहुत तगड़ा होता है इनका। यानी कि अगर साउंड में अगर थोड़ा सा भी आपको क्या, जब आप डायग्नोसिस करते हो, अगर आपको साउंड में कोई भी चेंज देखने को मिलते हैं, आपको इससे पता लग जाता है कुछ तो समस्या है। तो इनका जो सिग्निफिकेंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। एक आपको कभी कभी हर्ट मर्मर कहते हैं। मर्मर का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, डिफेक्टिव हर्ट साउंड आपको सुनाई पड़ती है। और ये कब सुनाई पड़ती है? जब आपके हर्ट के बाल्व में डिफेक्ट हो जाता है। जब हर्ट के बाल्व में बच्चा कोई खराबी आ जाती है, डिफेक्ट हो जाता है, तो इससे एक अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको आप कहते हो हर्ट मर्मर। इसलिए हम कहते हैं कि जो इनको सुनना है ना बच्चा, जो इन हर्ट की साउंड को हम सुनते हैं, इनका एक बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अब आगे हम ईसीजी टॉपिक शुरू करते हैं। चलो देखो आगे। ईसीजी देखो, ईसीजी क्या होती है? ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। यानी कि एक जो आपकी बच्चा कार्डियक साइकिल होती है, इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब बच्चा वही एक्शन पोटेंशियल, और उस एक्शन पोटेंशियल की मदद से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। तो यानी कि उसका जब आप एक ग्राफ बनाते हो, तो उसी को आप कहते हो ईसीजी। और मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जहां पर आपको एक ग्राफ देखने को मिल रहा है जिसको ईसीजी कह रहे हो आप बच्चा, इसको आप कहते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन इस ग्राफ को बना के देती है, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आप याद रखोगे, जो ग्राफ है वो एक्चुअली में उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी से आप याद रखोगे। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? एक कार्डियक साइकिल के दौरान आपके हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, वही जो है आपका जो ग्राफ बन के आता है, उसी को आप कहते हो ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन इस काम को करती है, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो इस तरीके से ग्राफ बन के आपका आया है बच्चा, एक बेहतरीन डॉक्टर इस ग्राफ को देख के बता सकता है आपके हार्ट के अंदर क्या समस्या है। अगर इसके अंदर कोई भी डेविएशन इन लाइन से थोड़ा अलग मिलता है, तो वो बता देगा यार इस जो है ये अगर इस तरीके से हुई है तो इसका रीजन क्या है। एक एक लाइन इसके अंदर किसी चीज को डिनोट करती है। जरा देखो, जब आप स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करना चाहते हो किसी पेशेंट की, तो आप क्या करते हो? आप उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि मशीन से कनेक्ट करते हो, और इसके अंदर आप 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाते हो, जिसमें से एक लगती है बच्चा ईच रिस्ट पर और एक लगती है लेफ्ट एंकल पर। यानी कि आपके राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट और लेफ्ट एंकल पर जो है बच्चा 3 लीड लगाई जाती है। जब आप सिर्फ 3 लीड लगा के अगर ईसीजी ऑब्टेन कर रहे हो, तो उसको आप कहते हो स्टैंडर्ड ईसीजी। अब आपने देखा होगा, आपने जो है पिक्चर देखी होंगी या कभी किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, तो आपने देखा होगा एक पेशेंट के ऊपर मल्टीपल लीड्स लगी हुई होती हैं, जिसकी जो है मशीन यानी कि ईसीजी मशीन से वो लीड्स कनेक्टेड होती है। यानी कि 3 से कई ज्यादा आपको देखने को मिलती हैं। तो वो क्या है? वो आपका जो है एक डिटेल्ड इवेल्युएशन चाहते हैं हार्ट की फंक्शनिंग का, तब मल्टीपल लीड्स का इस्तेमाल करा जाता है। स्टैंडर्ड ईसीजी में सिर्फ 3 लीड्स का इस्तेमाल होता है, जो कि लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट और आपके लेफ्ट एंकल पर लगाई जाती है। और अगर आपको बच्चा डिटेल्ड इवेल्युएशन चाहिए हार्ट के फंक्शन का, तो आपको मल्टीपल लीड्स क्या करनी होंगी? अटैच करनी होगी। किस पर? चेस्ट रीजन पर। तब आपको जो है डिटेल्ड जो है इवेल्युएशन मिलेगा। तो देखो, एक ईसीजी कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलती है। यानी कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान आपको एक पी वेव दिखती है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखता है और एक टी वेव देखने को मिलती है। तो ये देख रहे हो, ये देखो पी वेव, ये है आपका बच्चा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये है आपकी टी वेव। तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर एक होती है बच्चा पी वेव, एक होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और एक होती है टी वेव। जो ईच पीक है ना भैया, आपकी ईसीजी के अंदर जो भी पीक आपको दिखती है बच्चा, वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को। यानी कि जो पी वेव है इसका अपने आप में एक मतलब है, जो टी वेव है इसका अपने आप में एक मतलब है, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का अपने आप में एक मतलब है। अब क्या मतलब है जरा देखो, जो पी वेव आपकी होती है
वो आपकी रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को। पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। आगे देखो, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका होता है बच्चा, वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, वेंट्रिकल्स के सिस्टोल को, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। और आप एक बात याद रखोगे, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होता है वो आपका आफ्टर क्यू के जस्ट बाद ही आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, और ये मार्क कर देता है बिगनिंग, किसकी बिगनिंग को, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगनिंग को। ठीक है, जो आपकी टी वेव होती है बच्चा, वो रिप्रेजेंट करती है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि रिलैक्सेशन को, यानी कि रिलैक्सेशन को ये क्या कर रही है बच्चा, डिनोट कर रही है, यानी कि रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और जो एंड होता है बच्चा टी वेव का, वो रिप्रेजेंट करता है आपका किसके एंड को, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को। तो यानी कि ये जितनी भी आपको दिख रही है, ये आपको पी वेव दिखी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखा, टी वेव दिखी, ये सब बच्चा किसी ना किसी एक हर्ट की एक्टिविटी को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। आगे देखो, अगर आपको अगर किसी की पर्सन की हार्ट बीट जाननी है तो 1 मिनट की आप ईसीजी निकाल लो, और जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उसके अंदर होंगे वो उसकी हार्ट बीट होगी। तो मैंने यहाँ पर नोट डाल के लिख दिया है कि भैया, by counting number of QRS complex in a given time period, one can find out the heart rate of a person। भैया आप हार्ट रेट भी निकाल सकते हो पर्सन, अगर आप एक मिनट के लिए किसी की ईसीजी निकालते हो और जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उसमें आप देखते हो और उनको गिन लेते हो, तो उतनी ही हार्ट बीट आपको देखने को मिलेंगी पर मिनट उस इंसान की। ठीक है, आगे देखो, अगर कोई भी डेविएशन आपको देखने को मिलता है बच्चा इनकी शेप में, यानी पी वेव के अंदर कोई चेंज हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज देखने को मिला, टी वेव में देखने को मिला, तो भैया वो किस चीज को दिखा रही है, वो इंडिकेट कर रही है एबनॉर्मेलिटी को या फिर किसी बीमारी को। अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिखती है विद साउंड, कौन सी, पिप 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 पी, इसका मतलब क्या है भैया, पी हो गया उसका, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं इसको, यानी कि वो बंदा कंप्लीटली मर चुका है। ठीक है, अगर आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन दिखे मशीन के ऊपर और पिप 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 पी ये लाइन आपको सुनाई पड़ती है, इसका मतलब है भैया कार्डियक अरेस्ट, यानी कि वो जो है अब कंप्लीटली डेड हो चुका है वो पर्सन। आगे देखो, ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये पी वेव है भैया, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, और देन जो आगे ये बना रखा है फिर से भैया पी वेव। ठीक, अब देखो, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम क्या है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कराना, किसमें, लंग्स में। सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम क्या भी है, ये आपका जो है इसको लेके जाती है, CO2 और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेके जाती है, किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और अदर सब्सटेंसेस को प्रोवाइड करती है टिश्यूज को। ठीक, और बाकी मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, एनसीईआरटी ने वहां लिख रखे थे, अब यहाँ पर मैंने लिख के आपको बता दिए। अब देखो जरा हम जानते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। कोरोनरी सर्कुलेशन, देखो कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। एक बात बताओ, हार्ट आपका फंक्शनिंग कर रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, क्या हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उसको भी तो एनर्जी की जरूरत है इस काम को करने के लिए, तो हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो होता क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चा, वो आपको पता है एयोटा में आ गया, एयोटा से कोरोनरी आर्टरी में जाता है, कोरोनरी आर्टरी से वो ब्लड जाता है बच्चा कहाँ, कार्डियक मसल के पास। ठीक है, अब जैसे ही कार्डियक मसल इस्तेमाल कर लेंगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको आगे कैरी आउट करती है कोरोनरी वेन। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हटता हूं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चा आगे कैरी आउट करती है कोरोनरी वेन, फिर इसको डाल दिया जाता है कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस की एक ओपनिंग खुलती है राइट एट्रिया में। अब आपको पता लग गया कोरोनरी साइनस, जो मैंने आपको बताया था हार्ट के अंदर, मैंने कहा था ना उस समय, इंतजार करो अभी आज पता लग जाएगा, तो आपको पता लग गया। वो क्या करती है, जो कार्डियक मसल्स में बच्चा ऑक्सीजन तो ले ली उस ब्लड में, सब वो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, तो उस ब्लड को जो है राइट एट्रिया में डालती है, कौन, कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस को ये ब्लड कहां से मिला, कोरोनरी वेन से मिला। तो आपको समझ में आ गया, इस तरीके से जो है कोरोनरी सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद आ जाता है बच्चा पोर्टल सर्कुलेशन। क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन, आप इससे पहले पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ें, आपको समझना होगा सबसे पहले नॉर्मल सर्कुलेशन। नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चा, आपका हार्ट है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, किसके, आयोटा में डालता है, आयोटा आर्टरी में, आर्टरी से देन बच्चा वो ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। तो देख रहे हो, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां तक पहुंची, ऑर्गन्स तक। अब ऑर्गन्स ने क्या करा, ऑक्सीजन तो ले ली और बदले में क्या दे दी, CO2 दे दी इस ब्लड में।
तो अब CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। फिर होता क्या है, वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके देन वेना केवा को देती है और वेना केवा फिर से हार्ट में डाल देता है, यानी कि हार्ट से शुरू हुआ ब्लड ऑर्गन के पास गया, ऑर्गन से वापस हार्ट में चला गया। इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं नॉर्मल सर्कुलेशन। अब नॉर्मल समझ में आ गया, पोर्टल समझो जरा। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है जरा ध्यान से देखो, हार्ट क्या करता है, हार्ट ने दिया ब्लड, अब हार्ट से ब्लड कैसा निकला, ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी लेके गई किसी ऑर्गन के पास, ऑर्गन नंबर 1 के पास। अब इस ऑर्गन 1 ने डायरेक्टली वो ब्लड हार्ट को ना देके क्या करा, ऑर्गन 2 को दे दिया। क्या करा, ऑर्गन 2 को दे दिया। और ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बिल्कुल होगा। और ये किसकी सहायता से जा रहा है, ऑर्गन 2 में पोर्टल वेन के थ्रू जाता है, ठीक है। और देन बाद में ये ऑर्गन 2 क्या करता है, वेन की मदद से इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास पहुंचा देता है। यानी कि अब क्या हुआ, नॉर्मल सर्कुलेशन में हार्ट से निकल के पहुंचा ऑर्गन के पास, ऑर्गन ने वापस उसको हार्ट को दे दिया वो ब्लड, ये होता है नॉर्मल सर्कुलेशन। बट पोर्टल सर्कुलेशन में होता है आपका क्या, हार्ट से जाता है ऑर्गन 1 के पास, ऑर्गन 1 ने उस ब्लड का इस्तेमाल कर लिया, बाद में वो ब्लड जा रहा है ऑर्गन 2 के पास। अब जा रहा होगा तो कुछ विशेष काम होगा तभी जा रहा होगा, किसकी मदद से जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू जाता है। और देन जो है वापस बच्चा ऑर्गन 2 उस ब्लड को हार्ट में पहुंचा देता है। अब जरा इस पोर्टल सर्कुलेशन को पूरी तरीके से समझो। तो होता क्या है बच्चा, यहाँ पे ऑर्गन 1 के पास ब्लड आ गया, ऑर्गन 1 से निकलती है बच्चा कैपिलरी, वो कैपिलरी आगे जाके क्या हो रहा है, पोर्टल वेन बन गई, पोर्टल वेन अगेन कैपिलरीज में टूट गई, और देन इस कैपिलरीज से वो ब्लड आपके ऑर्गन 2 के पास पहुंच गया, ऑर्गन 2 के पास पहुंच गया। ये है पोर्टल सर्कुलेशन। यानी कि जो ऑर्गन 1 की कैपिलरीज है वहां से निकला बच्चा पोर्टल वेन, पोर्टल वेन ने आगे फर्दर डिवाइड करके कैपिलरी बन गई और ऑर्गन 2 तक वो ब्लड पहुंच गया। अब इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा पोर्टल सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या, कि भैया ये एक ऐसा सर्कुलेटरी पाथवे है जहां ब्लड आपका फ्लो करता है कहां से, एक ऑर्गन की कैपिलरी से दूसरे ऑर्गन की कैपिलरी तक, और बाद में इसको डाल दिया जाता है किसमें, हार्ट के पास। तो आपको क्या डेफिनेशन समझ में आ गई, पोर्टल सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेटरी पाथवे है जिसके अंदर बच्चा एक ऑर्गन की कैपिलरी से ब्लड स्टार्ट करता है फ्लो करना, दूसरे ऑर्गन की कैपिलरी तक जाता है और उसके बाद जो है उस ब्लड को हार्ट के पास पहुंचा दिया जाता है। दो तरह के पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा देखने को मिलता है बच्चा हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। पहला देखने को मिला हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा देखने को मिलता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। जरा देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब आपको पता है पोर्टल सिस्टम दो ऑर्गन्स के बीच का कनेक्शन है। अब इसके अंदर जो नाम है ना हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये हमेशा ऑर्गन 2 के नेम पर डाला जाता है, हमेशा ऑर्गन 2 के नेम पर डाला जाता है पोर्टल सिस्टम का नाम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से मुझे पता लग गया हेपेटिक, हेपेटिक शब्द यूज होता है लिवर के लिए, दैट मीन्स मेरा ऑर्गन 2 कौन होगा, लिवर। तो होता क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एक वेस्कुलर कनेक्शन है बच्चा, किस किस के बीच का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच का और लिवर के बीच का। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब बच्चा आपका स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सबको आप क्या कहते हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ऑर्गन 1 क्या हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑर्गन 2 हो गया लिवर। होता क्या है, यहां पर आपको पता है डाइजेशन में जो ब्लड आया बच्चा ये कैसा है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, कैसा है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है। तो ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड बच्चा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ट्रेवल करता है लिवर की तरफ, किसके थ्रू, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। और ये जाता क्यों है लिवर के पास, रीजन है बच्चा लिवर के पास जाने का, वो रीजन ये है, पहली बात तो फिल्टर और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ब्लड जाता है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसको रिमूव करा जाता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ब्लड वहां पर जा रहा है। और इसके अलावा जो ग्लूकोज प्रेजेंट है बच्चा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है, लिवर करता है, इसलिए भी ये ब्लड जा रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वेन आपको देखने को मिल रही है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किस किस के बीच का सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच का सिस्टम है, ज्यादा नहीं पूछेगा क्यों गया। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब आपको पता है पोर्टल सिस्टम का नाम ऑर्गन 2 के नेम पर रखा जाता है, हाइपोफाइसियल, यानी कि हाइपोफाइसिस, और हाइपोफाइसिस कहा जाता है पिट्यूटरी को, यानी कि जो आपका ऑर्गन 2 है वो है पिट्यूटरी। तो सर ऑर्गन 1 कौन है, ऑर्गन 1 है हाइपोथैलेमस बेटा। अब तो ये पता है पिट्यूटरी एक्चुअली में एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल में कनेक्शन है ना हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम का, ये एक्चुअल में कनेक्शन है बच्चा किसके बीच का, हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी का। हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच के कनेक्शन को ही आप क्या कहते हो बच्चा,
हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कहते हो। अब ये सिस्टम किस लिए है, क्यों? क्योंकि बच्चा हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी की एंडोक्राइन एक्टिविटी है इसको कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग सम हार्मोन्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको एक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है और इसको जोड़ कौन रहा, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। आप पोर्टल वेन का भी नाम याद रखोगे। अब देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है बच्चा, प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स को जो कि कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन एक्टिविटी। किसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी, एंटीरियर पिट्यूटरी की एंडोक्राइन एक्टिविटी को, राइट। आगे आपके समझ में, अब जरा आगे देखो आप। अब इसके बाद आ जाती है बच्चा ब्लड वेसल्स। आप जानते हो 3 तरह की ब्लड वेसल आपको आपके ब्लड देखने को मिलती हैं आपके सिस्टम में। एक होती है आर्टरी, एक होती है बच्चा वेन, एक होती है कैपिलरी। सबसे पहले आर्टरी और वेन को समझो। ये एक्चुअली में 3 लेयर्स से मिलकर बनी है आर्टरी और वेन। तो सबसे आउटर लेयर है बच्चा उसको आप कहते हो ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो सबसे इनर लेयर है उसको आप कहते हो ट्यूनिका इंटरना या फिर इंटीमा भी इसको कहते हो, और बीच वाली लेयर को कहते हो ट्यूनिका मीडिया। अब जरा ध्यान से देखो, आर्टरी और वेन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी और वो पता है क्या है कि सर ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरी में बहुत ज्यादा थिक है, वेन में जो है इतनी थिक नहीं है। किसके कंपैरिजन में, आर्टरी के कंपैरिजन में। दूसरा आपको यहाँ से एक और चीज देखने को मिल रही है, सर आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो कम है जबकि वेन का ल्यूमेन ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। अब जरा कैपिलरी को देख लो, तो कैपिलरी तो भैया सिंगल लेयर होती है। किसकी सिंगल लेयर होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। कुछ इस तरीके से आपको कैपिलरी देखने को मिलती है। और आपको पता है आर्टीरियोल क्या करते हैं, आर्टीरियोली डिवाइड करके आपका कैपिलरी बनाते हैं, फिर बाद में कैपिलरी मिलके वेन्यूल बना लेते हैं जो कि वेन में मिल जाता है आगे जाके। तो इसी को आप एंडोथीलियम कहते हो। किसको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है बच्चा, इसी को आप एंडोथीलियम कहते हो। तो कैपिलरी क्या है, सिंगल लेयर की है, ठीक है। और डिफरेंसेस पढ़े आर्टरी और वेन के, तो देखो आर्टरी और वेन में बच्चा आपको 3 लेयर्स देखने को मिलती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना देखने को मिलती है। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना आपको यहाँ पर दिखती है बच्चा वो कैसी है, आउटर मोस्ट लेयर है। किससे मिलके बनी है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से मिलके ये बनी हुई है। फिर आती है ट्यूनिका मीडिया जो कि थिक होती है आर्टरी में और थिन होती है बच्चा किसमें, वेन में। कैसी है, मिडिल लेयर है। और किससे मिलके बनी है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से मिलके जो है ये आपकी बनी हुई है, ठीक है। फिर आ जाता है बच्चा ट्यूनिका इंटरना पे आ जाते हैं, यानी कि इनर मोस्ट लेयर पे। ये क्या है, इंटीमा इनर मोस्ट लेयर है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है यानी कि एंडोथीलियम की, राइट। अब जरा देखो आर्टरी और वेन्स। तो अब हम जो है आर्टरी वेन्स में डिफरेंस जान लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये आर्टरी क्या करती है, ये कैरी करती है ब्लड को कहाँ, हार्ट से ऑर्गन की तरफ। और ये आपका कैरी करती है ब्लड को कहाँ से कहाँ, ऑर्गन से हार्ट की तरफ। कौन, वेन। जितनी भी आर्टरीज होती हैं बच्चा वो प्योर ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और जितनी भी आप वेन्स देखते हो वो इम्प्योर ब्लड को लेके जाती हैं सिवाय किसके, पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन आपका क्या करती है बच्चा, क्या करती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेके आती है कहाँ से कहाँ, लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आती है। देखो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, वेन का काम क्या है, ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लाना, ये यूनिवर्सली ट्रू बात है। और आर्टरीज का काम क्या है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड लाना, यूनिवर्सली ट्रू है। बचपन में आप एक डेफिनेशन पढ़ते थे, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और दोनों में ही एक एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी में एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, वेन का एक्सेप्शन है। वो डेफिनेशन भी सही है बट वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। यूनिवर्सली ट्रू डेफिनेशन ये है, आर्टरी हमेशा ब्लड को कैरी करती है हार्ट से ऑर्गन की तरफ, वेन हमेशा ब्लड को कैरी करती है ऑर्गन से हार्ट की तरफ। जो बच्चा ब्लड आपका फ्लो करता है आर्टरी में वो हाई प्रेशर के साथ और हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, जबकि वेन्स में लो प्रेशर होता है, लो स्पीड होती है। ये जो आर्टरीज होती है बच्चा डीपली सिचुएटेड होती है बॉडी में, जबकि वेन्स सुपरफिशियल होती है यानी कि जस्ट बिलो द स्किन, ठीक है। ल्यूमेन जो है वो कैसा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है यानी कि काफी ज्यादा नैरो है, ठीक है। जबकि ल्यूमेन आपको वाइड देखने को मिलता है किसमें, वेन्स में। भैया आर्टरीज में वाल्व नहीं देखने को मिलते, वेन्स में वाल्व देखने को मिलते हैं। ट्यूनिका मीडिया कैसी है, आर्टरीज में थिक है, जबकि ट्यूनिका मीडिया कैसी है, वेन्स में थिक है, तो सॉरी थिन है। ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज में थिक है और वेन्स में कैसी है बच्चा, थिन है, ठीक है। आगे बढ़े, अब देख इसके बाद हम बात करते हैं बच्चा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन की हम बात करते हैं, तो देख सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस कंट्रोल, यानी नर्व्स के थ्रू किस तरीके से होता है। तो जब मैं नर्वस सिस्टम की बात करता हूं तो तुझे पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है किसमें, पैरासिम्पैथेटिक में और आपका सिंपैथेटिक में, ठीक है।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपके नर्वस सिस्टम का चार्ट है। समझ में आ गया? नर्वस सिस्टम बच्चा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। ऑटोनॉमिक पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिवाइडेड है। पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है? जब कंडीशन नॉर्मल होती है। सिंपैथेटिक इमरजेंसी के दौरान आपका क्या करता है? काम करता है। अब जरा देख, आपका ब्रेन है बच्चा, ब्रेन के अंदर जो है आपका मिलता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास कुछ कार्डियक सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को। तो यहाँ पर जो कार्डियक सेंटर आपको देखने को मिलता है, एक तो कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर देखने को मिलेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में, एक आपको देखने को मिलता है कार्डियो इनिबिटरी सेंटर। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको दो सेंटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक है कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, एक है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। नाम से ही पता चल रहा है एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? तेजी से, स्पीड का बढ़ना। यानी कि हार्ट के केस में स्पीड मतलब क्या है? इसकी बात हो रही है भैया, हार्ट बीट की तो बात हो रही है, यानी उसका बढ़ना। अब जरा देख, जो कार्डियो एक्सेलरेटर सिस्टम है बच्चा, उस एक्सेलरेटर सेंटर है, ठीक है। तो होता क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है आपका बच्चा। इसमें कौन है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है? ये जो है बच्चा ऑर्डर दे रहा है किसको? कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ऑर्डर दिया, ऑटोनॉमिक ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑर्डर दिया। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? एक्ट करता है ऐसे नोड के ऊपर। किसके थ्रू? रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ केमिकल्स के थ्रू, एपिनेफ्रिन और आपका बच्चा नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को ही हम कहते हैं एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन को ही कहते हैं नॉर एड्रीनलिन। और इससे क्या होता है? ऐसे नोड जो है हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। हार्ट बीट बढ़ेगी तो क्या कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारा बच्चा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है। सिंपैथेटिक कब ऑन होता है? सर जब हमारी लगी पड़ी होती है, दैट मीन्स इमरजेंसी कंडीशन के दौरान। अब इमरजेंसी ये भी तो हो सकती है, कुत्ता आपके पीछे पड़ा है, आपको भागना पड़ेगा, उसमें ब्लड सप्लाई की जरूरत ज्यादा है आपकी मसल्स को। क्यों? क्योंकि एनर्जी की जरूरत ज्यादा है। समझ रहे हो? इसलिए ये सिस्टम काम करता है। तो इस समय कार्डियो एक्सेलरेटर सिस्टम ऑन हो जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल करेगा, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक को सिग्नल करेगा, सिंपैथेटिक एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन को रिलीज कर देगा, जो कि एक्ट करेंगे किसके ऊपर? ऐसे नोड के ऊपर। हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे अल्टीमेटली। और कार्डियो इनिबिटरी सेंटर जस्ट अपोजिट काम करता है। ये किसको ऑर्डर करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशंस में काम करता है। तो ये रिलीज कर देगा, ये एक्ट करता है ऐसे नोड पे, क्या रिलीज करके? न्यूरोट्रांसमीटर। और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है बच्चा एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन भैया क्या करेंगे? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे और इससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। जस्ट अपोजिट काम करता है कौन? कार्डियो इनिबिटरी सेंटर, ठीक है। जो कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर काम करता है तो उसके अपोजिट काम करता है कार्डियो इनिबिटरी सेंटर। कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर कौन सा जो है बच्चा रिलीज करवा रहा था न्यूरोट्रांसमीटर? बताओ। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, यानी एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। जबकि कार्डियो इनिबिटरी सेंटर रिलीज करवा रहा है किसको? एसिटाइल कोलिन को। याद रखने हैं आपको ये, ठीक है। अब देखो दूसरा हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की। हार्मोन किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो हार्मोनल कंट्रोल की। भैया हार्मोनल कंट्रोल में सबसे पहले ये आपको किडनी दिख रही है, तो किडनी के ऊपर आपको देखने को मिलती है एक ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। जो अंदर वाला पार्ट है वो कहलाता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला साहब रिलीज करती है किसको? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को। अब आप जानते हो एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन अभी क्या कर रहे थे? ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होते ही कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। और इन दोनों को ही हम कहते हैं एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। इनको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। दूसरी तरफ थायराइड ग्लैंड भी कुछ इस तरीके से ही काम करती है। जरा देखो, ये रिलीज करती है थायरोक्सिन हार्मोन को, और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। हार्ट रेट इंक्रीज तो कार्डियक आउटपुट भी आपकी बढ़ जाती है। कार्डियक आउटपुट भी आपकी क्या होती है बच्चा? बढ़ जाती है। तो आपने न्यूरल कंट्रोल देख लिया कि ब्रेन किस तरीके से हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और हार्मोन्स भी किस तरीके से हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं जब जरूरत पड़ती है। अब जरा आगे देखो, डिसऑर्डर्स, बीमारियों की बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है बच्चा, वो आपको देखने को मिलता है हाइपरटेंशन, जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हो। तो होता क्या है? सबसे पहले ब्लड प्रेशर जानो। तो जो बच्चा प्रेशर आप
आपकी एग्जर्ट करता है फ्लोइंग ब्लड किसमें, आपकी आर्टरीज की वॉल्स पे, उसी को आप कहते हो ब्लड प्रेशर। यानी कि जब आपकी आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है उस समय उसके पास एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो उसकी वॉल्स के ऊपर, इसी को आप कहते हो ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर दो कंडीशंस में डिवाइड करा जाता है। एक तो ये तब डिवाइड करा जाएगा जब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, पंपिंग के समय पर, जिसको आप सिस्टोलिक प्रेशर या फिर पंपिंग प्रेशर कहते हो। दूसरा रिलैक्स कंडीशन में जब ये प्रेशर मेजर करा जाए, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर या फिर इसी को आप कहते हो रेस्टिंग प्रेशर। अब जरा ध्यान से देखो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय आपकी आर्टरीज की वॉल्स पर वो ब्लड कितना प्रेशर अप्लाई करता है, उसी को आप कहते हो सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि 120 mm ऑफ Hg होता है आपका। दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब आपका बच्चा आर्टरीज की वॉल्स, यानी कि जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं उस समय जो ब्लड आपका आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, जब वो प्रेशर, उस समय जो प्रेशर वो अप्लाई करता है उसको आप कहते हो डायस्टोलिक प्रेशर। नाम से ही पता लग रहा है सिस्टोल के समय जो प्रेशर अप्लाई हुआ, पर किसका सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, ठीक है। जब वेंट्रिकल डायस्टोल में होते हैं उस समय जब ब्लड फ्लो करता है किसमें, आर्टरीज में, तो उस समय जो प्रेशर होता है उसको आप कहते हो डायस्टोलिक प्रेशर, राइट। तो ये आपको देखने को मिलता है 80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मतलब क्या है, यूनिट है बच्चा मेजर करने की प्रेशर, जिसको आप कहते हो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब जरा आगे देखो, जब भी आप ब्लड प्रेशर को लिखते हो तो आप हमेशा ऐसे लिखते हो, कैसे लिखते हो, देखो सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक, यानी कि 120/80 mm ऑफ Hg। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को दर्शा रही है, नीचे वाली वैल्यू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को दर्शाती है। आपको पता लग गया, जब भी आपको ऊपर बाई नीचे जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमेशा वो सिस्टोलिक को दर्शाती है, इंडिकेट करती है, नीचे वाली डायस्टोलिक को इंडिकेट करती है। जब भी 120/80 आपको देखने को मिलता है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। पर अगर रिपीटेड चेक्स के बाद भी ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिल जाए कितना, 140/90 mm Hg, तो आप इसको कहते हो हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। और भैया बहुत खतरनाक होता है हाई ब्लड प्रेशर। रीजन क्या है, ये ब्लड बच्चा आपके वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई करा जाता है, इतने प्रेशर के साथ जाएगा तो वहां पर डैमेज कर देगा, और डैमेज आपके ऑर्गन्स हो गए ना तो गेम ऑन। आगे देखो, आप बीपी किससे चेक करते हो, भैया उस मशीन का, यंत्र का कुछ नाम तो होगा, नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और देख लो हाई ब्लड प्रेशर जो है क्या कर सकता है बच्चा, हार्ट की डिसीज कर सकता है, इसके अलावा अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को, यानी कि जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, राइट। आगे देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट बीमारी आती है वो आती है बच्चा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, CAD। व्हाट इज दिस, CAD, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जरा समझते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कोरोनरी आर्टरी, तो होता क्या है, देखो जो कोरोनरी आर्टरी होती है बच्चा, उसके अंदर आपका डिपोजिशन हो जाए किसका, आपके फैट का हो जाए, कैल्शियम का हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का हो जाए, फाइब्रस टिश्यू का हो जाए। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी है तो इसके अंदर आपको डिपोजिशन दिख रहा है, तो इससे क्या हो गया, देखो इसका ल्यूमेन जो है क्या हो गया, वो कम हो गया, नैरो हो गया। ल्यूमेन क्या हो गया बच्चा, नैरो हो गया। देख जरा ध्यान से, इस डिपोजिशन से क्या होता है, किसके डिपोजिशन से, फैट का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, फाइब्रस टिश्यू का हो सकता है। इस डिपोजिशन की वजह से क्या होता है बच्चा, जो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन है ना वो आपका नैरो हो जाता है, और जैसे ये नैरो होगा क्या इसके अंदर से ब्लड प्रॉपर फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जब ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा तो बच्चा यही वो आपकी ब्लड वेसल है जो हार्ट मसल्स को ब्लड पहुंचाती है। दैट मीन्स हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो उनके अंदर बच्चा प्रॉपर ब्लड जितना चाहिए उतना आ नहीं रहा है। दैट मीन्स किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो तुम सोच रहे हो कितना जो है स्ट्रेस बढ़ जाएगा हार्ट की मसल्स पर, तो इसी को आप कहते हो CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो क्या होता है कोरोनरी आर्टरी में बच्चा, डिपोजिशन हो जाता है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का। इसकी वजह से आपकी जो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन होता है वो कम हो जाएगा, और इसके थ्रू ही ब्लड फ्लो करके कहाँ तक पहुंचता है, इसी कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट मसल्स तक ब्लड जाता है। दैट मीन्स ब्लड फ्लो आपकी कम हो जाएगी। अब ब्लड फ्लो कम हो जाएगी तो इससे क्या होता है, इससे होता है बच्चा चेस्ट में आपके पेन, और इसी एक्यूट चेस्ट पेन को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब आप देखोगे कि ये CAD की वजह से ही आपका क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है, एक्यूट चेस्ट पेन। सारी चीजें कनेक्टेड है। तो ये होता किसकी वजह से, CAD की वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से होता है, यानी कि लेस ब्लड सप्लाई ड्यू टू द हार्ट मसल्स। अब जब बच्चा कम सप्लाई होगी ब्लड की तो वहां पर क्या आपकी ऑक्सीजन भी कम सप्लाई होगी, बिल्कुल होगी। दैट मीन्स हार्ट मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं रही, इसकी वजह से क्या होगा,
आपको जो है चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बच्चा चेस्ट पेन, आपको देखने को मिलता है चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन को ही कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये जो एंजाइना है बच्चा, ये आपको देखने को मिलता है किसमें, मैन और विमेन में देखने को मिल सकता है किसी भी एज की। बट अगर आप ज्यादातर कॉमन बात करते हो कि किसके अंदर देखने को मिलता है, तो मिडिल एज वालों को देखने को मिलता है और एल्डरली पीपल में देखने को मिलता है। बट आजकल कहानी थोड़ी अलग हो रही है, आजकल काफी यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाते हैं, समझ रहे हो क्या। ये जो चेस्ट पेन होता है आपको मैन और वुमेन किसी भी एज में देखने को मिल सकता है, बट ज्यादा कॉमन तो मिडिल एज और एल्डरली पीपल में देखने को मिलता है। अब देखो इसके बाद आता है हार्ट अटैक, जिसको आप कहते हो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब जरा एक बात समझना, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब आपकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची, प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचा, तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी उनको मिली नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर चेस्ट पेन होता है। और होता क्या, कभी जब भी कुछ मसल्स डैमेज भी हो जाती हैं। अगर जो है आपके हार्ट की 100% मसल काम कर रही है, आपका हार्ट परफेक्ट है, तो उसमें सपोज करो आपको जो है क्या होता है, कम ब्लड सप्लाई की वजह से वहां पर कुछ मसल्स डैमेज हो जाती हैं 15% या 20%। तो ये जो एकदम सडनली डैमेज होता है ना बच्चा, इसी को कहते हो हार्ट अटैक, इसी को कहते हो बच्चा हार्ट अटैक, जिसको कहते हो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी कि हार्ट के कुछ जो है मसल्स क्या हो गई, डैमेज हो गई, जिन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया, इसको कहते हो हार्ट अटैक। तभी तो आप कहते हो किसी को, सर अब तक 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं, दैट मीन्स क्या हो चुका है, पहले हार्ट अटैक में उसका थोड़ा सा हार्ट के हिस्से ने काम करना बंद करा, सेकंड अटैक में और थोड़े हिस्से ने काम करना बंद करा, थर्ड में और हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि उसका मेजर हार्ट काम करना छोड़ चुका है। अब अगला अटैक कभी भी आएगा, उसका फुल एंड फाइनल अटैक हो सकता है। बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है सडनली एक ही ऐसा अटैक आए कि पूरा हार्ट एक साथ काम करना खत्म कर दे, तो उसको आप कहते हो कार्डियक अरेस्ट। तो आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में समझ में आ गया क्या डिफरेंस होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है बच्चा, हार्ट मसल्स का कुछ ही पोर्शन डैमेज होता है, बट जब आपकी हार्ट मसल्स सारी कंप्लीटली डैमेज हो जाए, पूरा हार्ट एक साथ ही काम करना बंद कर दे, तो उसको आप कहते हो कार्डियक अरेस्ट। क्यों होता है भैया, ये होता है ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई भैया, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी कि जितनी चाहिए थी उतना ब्लड मिला नहीं, ऑक्सीजन नहीं आ रही भैया। इसकी बदौलत क्या होता है कि हार्ट की कुछ मसल्स क्या हो जाती हैं बच्चा, सडनली डैमेज हो जाती है। इसी को आप कहते हो हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर आपको देखने को मिलता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब आपका कंप्लीटली हार्ट काम करना बंद कर दे एक साथ, यानी कि पूरे हार्ट की मसल्स एक साथ डैमेज कर गई, इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, इसी को आप कहते हो हार्ट अटैक, इसी को आप कहते हो हार्ट अटैक। आगे देखो, अब हम आगे बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। जरा देखो हार्ट फेलियर तो होता क्या है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर को बच्चा एक और नाम से आप जानते हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये होता क्या है, ये कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से होता है, यानी कि लंग्स में क्या हो गया भैया, जब आपका एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, फ्लूइड का, लंग्स के अराउंड, तो आप इसको ही कहते हो क्या, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इसमें होता क्या बच्चा, हार्ट जो है क्या नहीं कर पा रहा है, हार्ट आपका पंप नहीं कर पाता है, जितना ब्लड आपकी बॉडी को चाहिए उतना ब्लड हार्ट क्या कर नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है। अब एक बात समझना, जब आपके हार्ट के अंदर ब्लड है, ठीक है, उसको क्या करना है, पंपिंग करनी है, और जितना हमारी बॉडी को हार्ट चाहिए उतना भेजना है, बट वो उतना नहीं भेज पा रहा। अब ये क्या हुआ, ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है हार्ट में, होगा क्या, इसकी वजह से बच्चा ब्लड बैकवर्ड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। अब पल्मोनरी वेन बेटा ब्लड को लेके आई थी, बिल्कुल लेके आई थी सर, किसमें, लेफ्ट एट्रिया में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया था। अब वो ब्लड इतना जा ही नहीं रहा, तो क्या ब्लड जो आ रहा है बच्चा वो बैकवर्ड फ्लो करने लगेगा, बिल्कुल करने लगेगा। तो बैकवर्ड फ्लो करके क्या करता है, लंग्स के अराउंड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये लंग्स का क्या कर देता है, कंजेशन कर देता है। कंजेशन ऑफ लंग्स का मतलब क्या है, लंग्स के अराउंड फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना ही कहलाता है कंजेशन ऑफ लंग्स। क्या हो गया यार, ये एकदम से काम करना छोड़ दिया इसने। चलो ठीक है कोई ना, बट हमारा भी ये टॉपिक खत्म हो गया यहीं पर। तो ये देखो, ये एनसीईआरटी ने बच्चा एक डायग्राम दे रखा है, ये देखो, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन दिख रहा है, यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको बच्चा जो है आर्टरी का डायग्राम, कैपिलरी का, वेन का डायग्राम दिखाया है, जो कि मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है। तो अभी कैमरे में पता नहीं कोई ग्लिच हो गया है, तो चलो कोई ना, बट हमने आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बाय, टेक केयर।